Hi Piyush, you recently joined Plus platform. One of your friend recommended. Okay. तो आपको कौन सी क्लास से स्टार्ट करना है पीयूष? आपको स्टार्ट करना है क्लास नंबर फर्स्ट से। जो हमारी फर्स्ट क्लास है ना, वहीं से स्टार्ट करेंगे, क्योंकि हमने पेपर 1 सेक्शन में शुरू किया हुआ है। अभी हम आज पावर का टॉपिक स्टार्ट करेंगे यहाँ पर। तो उसको समझने में आपको थोड़ी डिफिकल्टी होगी, क्योंकि पुराने आपको थिंकर्स उसके लिए कवर करने होंगे। ठीक है, तो आप क्या कर सकते हैं पीयूष? जस्ट गो टू द रिकॉर्डिंग्स। ठीक है, जो भी सेशन की रिकॉर्डिंग्स हैं, और पहले जो लेक्चर मैंने लिया है वहां से देखना शुरू कीजिए। ठीक है, कोई डिफिकल्टी आती है पीयूष, तो आप वहां पर जहाँ से पीडीएफ डाउनलोड करते हैं ना, वहां पे एक टेलीग्राम का अभी लेटेस्ट पोस्ट मैंने डाला है, जिसमें टेलीग्राम का ग्रुप लिंक दिया है मैंने। तो वहां से आप डायरेक्टली बैच में ऐड हो जाओगे। ठीक है, सो क्लिक ऑन दैट लिंक, ऑटोमेटिकली टेलीग्राम का जो हमारा प्राइवेट ग्रुप है विल बी एडेड टू दैट। कोई डिफिकल्टी आती है तो आप मुझे टेक्स्ट कर सकते हैं पढ़ते टाइम। आपको कोई सब्जेक्ट या कोई टॉपिक ऐसे समझ नहीं आता है, जो मैंने पढ़ाया है, थ्योरी समझ में नहीं आती है, हाँ, रिकॉर्डिंग सबको क्लासेस की आपको देखनी है। ठीक है, सो दिस इज गोइंग टू बी what you have to do for this। बाकी 1 अक्टूबर से इंग्लिश शुरू हो रहा है, लेकिन जितना बाकी के दिन क्या करोगे एक हफ्ते में, यू शुड डेफिनेटली कवर वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट। अपना कवर कर लो, बेटर क्लैरिटी होगी। बाकी नेक्स्ट मंथ से थोड़ा बहुत शुरू करूंगी मैं, यू नो हमारा एक नया बैच इंग्लिश का, काफ़ी उस पर भी हो जाएगा, बट एटलीस्ट फॉर द टाइम बिंग डू दैट। हाँ जी। हाय अंश, आप सुबह नहीं आते हो आंसर राइटिंग क्लास में, क्या प्रॉब्लम है? आपको तो आंसर राइटिंग करनी चाहिए। लास्ट 2 क्लासेस भी अटेंड नहीं की हैं आपने। हाय शुभम, गुड आफ्टरनून। हाय चिन्मय, आप सुबह थे, आपने आंसर नहीं लिखा क्या चिन्मय? ये भी नहीं कर पाए थे, हाँ, दैट आई नो। चलो, आज हम पावर का टॉपिक शुरू करेंगे। तो पुराने जो टॉपिक्स है उसमें किसी को कोई डाउट है? हमने फेमिनिज्म कवर किया था, थ्योरीज ऑफ द स्टेट देखा था, पावर का टॉपिक अब स्टार्ट होगा हमारा। लेट मी अपलोड द पीडीएफ, उसके बाद आज शुरू करेंगे डेस्कटॉप पे। फोन बचा है क्यों? प्रीवियस ईयर where is paper 1 section A? ओके, पेपर 1। अच्छा, इसमें फॉर्मेट दूसरा दिखा रहा है ये, दैट्स व्हाई। पावर कल के लिए कौन सा टॉपिक है आंसर राइटिंग का? कल के लिए आंसर राइटिंग का टॉपिक होगा कार्ल मार्क्स। आपने जस्ट ज्वाइन किया है, नेट कनेक्शन गया था। ओके, कोई इशू नहीं है जिनमें। देखो, जितना प्रैक्टिस करोगे उतना आप लोगों को फायदा होगा। ठीक है, पोस्ट मॉडर्न फेमिनिज्म। अच्छा, पोस्ट मॉडर्न फेमिनिज्म, आज वैसे भी हम पोस्ट मॉडर्न के बारे में ही बात करेंगे। पावर को कवर करने से पहले हमारे लिए पोस्ट मॉडर्न, याद है मैंने आपको बताया था कि पोस्ट मॉडर्न की जो हमारी थ्योरी है वो हम कवर करेंगे पावर के टॉपिक में, पोस्ट मॉडर्न आइडियोलॉजी। तो आज हम पोस्ट मॉडर्निज्म ही समझेंगे। आज का हमारा पूरा फोकस इस पे होगा। अच्छा, इससे स्टार्ट करने से पहले मैंने एक पावर की क्लास ली थी, आई थिंक, एंड उस क्लास में शायद मैंने 15 मिनट की क्लास ली थी। कोई डिफिकल्टी हुई थी तो मैंने एंड कर दी थी क्लास। तो क्या वो उन लोगों ने सही कर दी थी दोबारा से, या वो 15 मिनट्स की ही अवेलेबल है अभी तक? हाँ, कार्ल मार्क्स का टाइमिंग रहेगा शुभम 8 बजे सुबह मॉर्निंग में। प्रीवियस आंसर्स मैं चेक कर दूंगी अंश, आप सुबह 8 बजे आओगे तो मैं फीडबैक वहां पे साथ साथ दे दूंगी। ठीक है,
तो आप मुझे ये बताइए पावर वाला का क्या क्या उसका क्या हुआ था, या तो मुझे खुद ही चेक करना पड़ेगा, बिकॉज जहाँ तक मेरी नॉलेज में मुझे अभी याद आ रहा है, मुझे बस इतना याद है कि पावर में प्रॉब्लम ये हुई थी कि हमने टॉपिक तो लिया था, लेकिन 15 मिनट की वजह से मैंने इनको बोला भी था कि एंड कर दिया था मैंने सेशन, तो डिफिकल्टी थी। अच्छा, क्लास तो अभी शुरू नहीं हुई है, किसने डाउनवोट किसने किया आज की क्लास में? 100% डाउनवोट गया है। किसको प्रॉब्लम हुई है आज की क्लास से? अभी तो मैंने टॉपिक शुरू ही नहीं किया है। ओह, नो इश्यूज, कोई बात नहीं। पावर, लेट मी सी, डिस्कशन फोरम में देखना पड़ेगा। कोई एक टॉपिक था जिसमें पूरा अपलोडेड नहीं था वो, है ना? कौन सा लेक्चर था वो? कैन यू प्लीज टेल मी द नेम ऑफ दैट लेक्चर शुभम, सो दैट आई कैन गेट इट करेक्टेड। वो जो भी था 12 मिनट का ही शो हो रहा है। हाँ, कौन सा है, क्या नाम है, कौन सी डेट को लिया गया था? प्लीज टेल मी। पावर वन, ठीक है। पावर वन, अच्छा लेट मी सी, ताकि मैं उनको नोटिफाई कर सकूँ ना कि यहाँ पर प्रॉब्लम हो रही है। पावर वन September 17 को आया था, करेक्ट। ओके, वेट लेट मी सी। हाँ, ये 12 मिनट्स की क्लास है, तो ये मुझे करनी है। एक मिनट, लेट मी नोटिफाई। ठीक है, मैंने नोटिफाई कर दिया है। आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। 17 सितंबर है। सो लेट्स स्टार्ट फ्रॉम द कॉन्सेप्ट ऑफ पावर। अब पावर को स्टार्ट करने से पहले इम्पॉर्टेंट रहेगा हमारे लिए पोस्ट मॉडर्निज्म को कवर करना। पोस्ट मॉडर्निज्म की जो आइडियोलॉजी है उसको समझेंगे, उसमें थिंकर्स हैं उनके क्या व्यूज थे उसको समझेंगे। तो नई आइडियोलॉजी है, बहुत इंटरेस्टिंग है, लेकिन हो सकता है आप लोगों के लिए हल्का सा इसमें यू नो हल्का सा डिफिकल्ट रहे। ठीक है। प्रोसीजर ऑफ फॉल्सिफिकेशन, प्लीज एक्सप्लेन वंस। फॉल्सिफिकेशन, अच्छा देवेंद्र, व्हाट इज फॉल्सिफिकेशन? टेल मी दैट फर्स्ट ऑफ ऑल। ये हम कवर कर चुके हैं। कौन से टॉपिक से आपने ये चीज पूछी है फॉल्सिफिकेशन की, बताइए। कार्ल पॉपर की हमने फॉल्सिफिकेशन थ्योरी दी थी, कार्ल पॉपर ने। ये प्लेटो से है ना, राइट? प्लेटो में कार्ल पॉपर हमने पढ़ा था। कार्ल पॉपर का बेसिक प्रिंसिपल है, बेसिक साइंटिफिक प्रिंसिपल है जो इन्होंने यूज किया है, वो है प्रिंसिपल ऑफ फॉल्सिफिकेशन। तो व्हाट इज द प्रोसीजर ऑफ फॉल्सिफिकेशन? आप क्या करते हैं कि ये जो भी थ्योरी होती है साइंटिफिक होती है कि नहीं, तो उसके लिए आप अलाउ करते हैं कि ओपनली कोई भी क्वेश्चन कर सकता है उसको। ठीक है, कोई भी थ्योरी को कोई भी क्वेश्चन कर सकता है, और क्वेश्चन के बाद में दैट थ्योरी शुड बी एबल टू आंसर ऑल दी क्वेश्चंस जो भी पूछे गए हैं, सारे जवाब उसके उस थ्योरी से निकलने चाहिए। तो वो होता है फॉल्सिफिकेशन का हमारा प्रोसीजर, कि आप उसको फॉल्सिफाई कर सकते हो। लेकिन हम क्या देखेंगे कि प्लेटो ने अलाउ ही नहीं किया कि कोई भी फिलोसोफर किंग की ओबीडियंस को क्वेश्चन नहीं कर सकता। इनको ओबीडियंस फॉलो करेंगे,
दैट मीन्स यू हैव टू अबाइड बाय व्हाट ही हैज टू से, एंड कोई भी इनकी विजडम को क्वेश्चन नहीं करेगा। जो भी इनका विजडम रहेगा, इनके डिसीजंस रहेंगे, nobody will be able to question it। ये चीज हमको देखने को मिलती है इन दिस पार्ट, ठीक है। तो इट इज फ्रॉम दैट पर्सपेक्टिव वी सी। और कार्ल मार्क्स को भी सेम ऐसे ही किया था इन्होंने, कि वो भी ओपन टू फॉल्सिफिकेशन नहीं है। क्यों? क्योंकि वो क्लोज्ड सोसाइटी है, दैट्स व्हाई। तो falsibility, the principle is falsibility, falsification is principle पे based है। Like science and philosophy have always worked together to always unravel the truth, to uncover the truth about the universe that we live in। So ऐसा ancient philosophy में भी होता था, that जितने भी ancient philosophy में हम जितने भी field study करते हैं, चाहे medicine हो, psychology हो, law हो, astronomy हो, बहुत सारे होते। तो scientists basically they design their experiment and they try to obtain the results verifying these hypotheses। लेकिन philosophers का क्या होता है? Philosophers are interested in just understanding what factors determine the validity of a scientific principle in the first place। So उसमें देखने को मिलेगा कि जो scientist हैं, they work with जो भी paradigms established होते हैं उस पर काम करते हैं, जो भी philosophers question करते हैं, ठीक है। और लेकिन फिलोसोफर उन पैराडाइम्स को क्वेश्चन करते हैं खुद ही, ठीक है। एंड देन दे ट्राई टू एक्सप्लोर कि क्या assumptions थी, क्या ये रहेगा, ठीक है। तो अल्टीमेटली फॉल्सिबिलिटी का दिस इज द assertion that किसी भी हाइपोथेसिस के लिए it must be disapprovable before it can become accepted as a scientific theory। तो जब आप कोई भी थ्योरी दे रहे हो, तो उसमें आप अलाउ करें कि दूसरे को, कि दूसरा उसको क्वेश्चन कर पाए, उसको डिसअप्रूव कर पाए। अपॉर्चुनिटी तो दो दूसरों को उसको डिसअप्रूव करने की। अब वो उसमें सक्सेसफुल होते हैं या नहीं होते हैं, ये उन पे डिपेंड करता है। लेकिन किसी भी थ्योरी को साइंटिफिक थ्योरी बोलने से पहले उसको आपको ओपन टू डिसअप्रूवल रखना चाहिए। जैसे कि कोई क्लेम कर सकता है कि अर्थ जो है that is younger than many scientists, they think that, in fact they believe that it was created to appear as though it was older than the deceptive fossils। मतलब ऐसा कुछ साइंटिस्ट ऐसा बोलते हैं। तो एक क्लेम ये आता है कि ये अनफॉल्सिबल है, बिकॉज ये एक ऐसी थ्योरी है जिसको आप फॉल्स प्रूव नहीं कर सकते हो। तो आप अलाउ करो, जैसे कि अर्थ, जो भी फॉसिल्स अर्थ पे पाए जाते हैं, अर्थ उससे भी यंगर है, सपोज ऐसा बोलते हैं हम। तो अब इसको आप अनफॉल्सिफाई करोगे, आप इसमें अब एज अ साइंटिस्ट यू विल ट्राई टू प्रूव कि ऐसा नहीं है, देखो फॉसिल्स की जो एज है वो ये है और अर्थ की उससे ज्यादा है, ठीक है। सो अगर आपको ऐसे पूरा डेटा और आर्ग्यूमेंट्स अपने प्रूव करने पड़े, तो बाय आर्ग्यूमेंट्स ओनली आप बोल सकते हो किसी एविडेंस के बेस पे कि साइंस है कि नहीं है, ये साइंटिफिक है कि नहीं है, ठीक है। तो यू हैव टू बेसिकली बिफोर एक्सेप्टिंग दैट साइंटिफिक हाइपोथेसिस यू हैव टू मेक श्योर कि देयर आर इनफ अपॉर्चुनिटीज फॉर द अदर पर्सन टू डिसअप्रूव दैट, तब वो साइंटिफिक थ्योरी होगी। लेकिन कार्ल पॉपर के चलते, कार्ल पॉपर का कहना है कि ना तो हेगेल ऐसा बोलते हैं, ना ही हमारे जो कार्ल मार्क्स है वो ऐसा बोलते हैं, ना ही हमको प्लेटो देखने को मिलते हैं, जो कि इतनी अपॉर्चुनिटी देते हैं लोगों को कि लोग फॉल्सिफाई कर सकें, लोग डिसअप्रूव कर सकें। आया समझ? दैट इज द फॉल्सिफिकेशन। ओके देवेंद्र, so now we will go for postmodernism। So we'll start with a new ideology today, which is postmodernism। पोस्टमॉडर्निज्म की फिलॉसफी ये इमर्ज हुई है वर्ल्ड वॉर टू के बाद। और कहाँ इमर्ज हुई थी? सबसे पहले फ्रांस में इमर्ज हुई थी। फ्रांस में ये आइडियोलॉजी आई आफ्टर वर्ल्ड वॉर टू। तो स्टेजेस में देखते हैं कैसे बोलते हैं हम। एक होता है मॉडर्न और एक होता है पोस्ट मॉडर्न। दोनों में डिफरेंस क्या है? टाइम पीरियड का डिफरेंस है। सो पहला आता है, हिस्ट्री को अगर हम कैलकुलेट करते हैं, मतलब पीरियड वाइज कैटेगराइज करते हैं, सॉरी कैटेगराइज इज द वर्ड, हिस्ट्री को कैटेगराइज करते हैं तो 17th सेंचुरी से लेकर के, यानी जब से नेशन स्टेट का कॉन्सेप्ट स्टार्ट हुआ, ट्रीटी ऑफ वेस्टफेलिया साइन हुई थी 1648 में, तब से लेकर के वर्ल्ड वॉर टू तक
का जो पीरियड है, इस पीरियड को हम बोलते हैं मॉडर्न एज। साइंस में अगर कैटेगरी करनी होती है, पॉलिटिकल साइंस में, तो ऐसे की जाती है। देन आता है वर्ल्ड वॉर टू के बाद का स्टेज। तो फ्रॉम वर्ल्ड वॉर टू अभी जो चल रहा है, प्रेजेंट टाइम्स, प्रेजेंट एज, इसको बोला जाता है पोस्ट मॉडर्न एज। यानी बहुत सारे थिंकर्स हैं जो कि वर्ल्ड वॉर टू यानी 1945 के बाद में आएंगे और अपने आइडियाज देंगे, और उनके आइडियाज बहुत डिफरेंट होंगे यहाँ से। क्यों? क्योंकि मॉडर्न एज में साइंस प्रेवलेंट थी। कोई भी आपको डिसीजन लेना है तो रीजनिंग के बेसिस पे डिसीजन लिया जाता था, लॉजिक लगा करके डिसीजन लिया जाता था। लेकिन पोस्ट मॉडर्न में क्या होगा, ये लोग खुद बोलेंगे कि साइंस भी पूरा सच नहीं बताती है। आपको क्या लगता है, साइंस आपको 100% सच बताती है? यस, विल बी हैविंग अ डिबेट ऑन दिस, क्योंकि पावर की हमारी फर्स्ट क्लास है, पावर की सेकंड क्लास में कल रखूंगी आप लोगों के लिए। आई ट्राई कि कल हमारी कवर हो जाए, तो जो 15 मिनट का सेशन वहां पे हुआ था वो यहाँ पे कवर अप करेंगे हम। यस, सो व्हाट डू यू थिंक? टू सम एक्सटेंट, नॉट एब्सोल्युटली। सम एक्सटेंट का मतलब है पार्शियली। साइंस हमारे बहुत सारे ऐसे सवाल हैं गॉड को लेकर के, क्रिएशन को लेकर के, तो अब तक भी अनरेवल नहीं कर पाई है। साइंस में अभी भी हाइपोथेसिस पे काम चलता है। बिग बैंग थ्योरी, थ्योरी ही तो है एट द एंड, ठीक है? यस, दैट देयर इज नो लाइफ आफ्टर दैट। एंड अगर ऐसा है तो फिर री इनकार्सिनेशन क्या है? ऐसा है तो जो रीबर्थ होता है वो किस बेसिस पे होता है, क्या होता है उसमें, ठीक है? तो ये सब बातें इसमें की जाती हैं। तो पॉइंट इज, इन लोगों का कहना है कि साइंस भी अपने आप में पूरी सच्चाई नहीं बताता है हमको, तो हमको एक अलग नजरिया देखने की जरूरत है, ठीक है? तो यानी अलग नजरिया क्या होगा, किसी भी पहलू को अगर आप देखते हो, किसी भी चीज को अगर आप एनालाइज करने की कोशिश करोगे, उसका एक टाइप का एनालिसिस नहीं होता। उसका एनालिसिस वेरियस टाइप से हो सकता है। जैसे कि सपोज, अभी एग्जाम्पल, बहुत बेसिक आइडिया आपको बता रही हूँ, अभी थ्योरी पे नहीं जा रही हूँ मैं, तो टेक्निकलिटीज अभी बिल्कुल नहीं है। सपोज दिस इज ए एंड ये बी है। अब ए बी से जेलस थे, ठीक है, और ए ने बी को मारने की कोशिश की, लेकिन अपने बचाव में, अपने डिफेंस में बी ने ए को मार दिया, ठीक है? अब ये तो नहीं मार पाए इसको, अपने डिफेंस में इन्होंने मार दिया। लेकिन अब मान लीजिए कि इन्होंने, बी ने इनको मारा 11:01 पे, मान लीजिए रात को 11:01 पे मारा, ठीक है? अब पॉइंट ये आता है कि एक इंसान आया जिसने ये देखा, वो 11:01 पे इस रूम में एंटर हुआ और उसने देखा कि बी ए को मार रहा था, बस उसने ये देखा। तो अब जब ये जाएंगे कोर्ट में, तो किसको पनिशमेंट मिलेगी? ऑब्वियसली बी को पनिशमेंट मिलेगी। क्यों? क्योंकि विटनेस है यहाँ पर, विटनेस ने ये देखा कि बी उसको मारा था, विटनेस ने ये नहीं देखा कि हो क्या रहा था। लेकिन लेट्स से दैट एक इंसान, कोई और, अगर यहाँ पे 10:30 बजे से था और 10:30 बजे से प्रेजेंट था, और उसने ये देखा कि पहले ए ने मारने की कोशिश की, उसके बाद बी ने मारा। जैसे सपोज कोई गार्ड था, वहां से जा रहा था और इस तरीके से, ठीक है, तो देख रहा था कि क्या हो रहा है। तो अब इनकी जो विटनेस जाएगी जज के सामने, तो ऑब्वियसली उसके चलते राइट ऑफ डिफेंस है हर किसी के पास अपना। तो अगर अपने बचाव में किसी को मार रहे हो तो आपको फिर पनिशमेंट नहीं दी जाएगी, ये रूल है हमारा, ठीक है? तो इससे क्या पता चलता है हमको? इससे पता चलता है कि किसी भी इंस्टेंस को, किसी भी केस को जो देखने का नजरिया होता है वो डिफरेंट होता है। आप किस समय आए हो, कौन सी टाइम, कौन सी स्पेस पे, कब, कौन सी जगह पे आप प्रेजेंट हो, वहां से आपको जो दिखाई देगा वो चीज हो सकता है पूरा सच ना हो, पूरा सच कुछ और हो सकता है। अब लेट्स से दैट जब ये गार्ड आया तो गार्ड ने सिर्फ ये देखा था कि ए इसको मारने की कोशिश कर रहा था, दैट्स इट। गार्ड उसके बाद चला गया, उसने देखा कि यार ये तो लड़ रहे हैं और मतलब लड़ेंगे ही, मारेंगे थोड़ी ना एक दूसरे को, तो गार्ड चला गया। लेकिन जब दूसरा इंसान आया तो उसने देखा कि बी ने ए को मारने की कोशिश की। सो अल्टीमेटली ये पूरा
चीज जो है, दिस इज रिलेटिविटी। आपने आइंस्टाइन पढ़ा है, आइंस्टाइन ने अपनी थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी में भी यही बोला था। तो आइंस्टाइन हमारे पोस्ट मॉडर्न एज में आएंगे, ठीक है। आइंस्टाइन का कहना होगा कि किसी एक पर्टिकुलर टाइम और स्पेस से अगर आप एक चीज को देखोगे तो आपको वो चीज बहुत अलग दिखाई देगी। तो टाइम एंड स्पेस की बात की गई कि ये रिलेटेड होता है आपस में, कि कौन सी टाइम में कौन सी स्पेस पे आप कहाँ प्रेजेंट हो, क्या देख रहे हो, सब चीजें ऐसे होती है, रिलेटेड होती है। ठीक है, तो सब कुछ रिलेटिव है, कुछ भी एब्सोल्यूट नहीं है, इसका मतलब सब चीजें रिलेटिव है। कोई भी सच्चाई आपको पूरी तरीके से नहीं पता होगी, हमेशा कुछ ना कुछ रह ही जाएगा हमेशा। जैसे मॉडर्न हिस्ट्री में भी हम देखते हैं कि आपस में जो हिस्टोरियंस हैं लड़ते रहते हैं एक दूसरे के साथ में। कुछ बोलते हैं कि हड़प्पन वैली सिविलाइजेशन 3300 से स्टार्ट हुई थी, कुछ बोलते हैं 3500 बीसी से स्टार्ट हुई थी। तो इनका भी अपना ओपिनियन है अलग अलग। ऐसे ही हम पॉलिटिकल साइंस जब पढ़ते हैं, स्टेट का कॉन्सेप्ट हमने पढ़ा, तो हमने देखा अलग अलग थिंकर्स ने अलग अलग नजरिया अपना दिया। गलत कोई नहीं है। इसीलिए पोस्ट मॉडर्न थ्योरी का मानना है देर इज नो सिंगल ट्रुथ। ठीक है, देर इज नो सिंगल ट्रुथ। ये बोला इन्होंने, डिफरेंस ऑफ टाइम एंड स्पेस ऑलवेज मेक थिंग्स डिबेटेबल। एग्जैक्टली, इसीलिए तो यही तो बात बोली गई है कि एक सच्चाई तो है ही नहीं, कोई भी चीज एब्सोल्यूट में नहीं हो सकती, ये बोला है इन लोगों ने। ठीक है, तो मॉडर्न स्टेट में वापस आते हैं, यानी मल्टीपल ट्रुथ होते हैं। यस, एग्जैक्टली। तो समझ में आ रहा है प्रांजल, उमंग, आप लोगों को समझ में आ रहा है? तो मॉडर्न और पोस्ट मॉडर्न स्टेट की अब बात करते हैं। मॉडर्न स्टेट यानी नेशन स्टेट का कॉन्सेप्ट। नेशन स्टेट हमने पढ़ा था कि चार फीचर्स होते हैं नेशन स्टेट के। एक होता है टेरिटरी, पॉपुलेशन, गवर्नमेंट एंड सॉवरेनिटी। ठीक है, अब नेशन स्टेट में एक तो टेरिटरी बहुत इंपॉर्टेंट होती है, यानी बॉर्डर्स होने चाहिए, बॉर्डर्स के बेसिस पे ऐसे पूरा डिवाइडेड था। एंड इसमें सेंट्रलाइजेशन थी, कि एक सेंटर था, सेंटर के पास में सारी पावर्स थी। अब हमको देखने को मिलेगा मेडिवियल एज में हमने देखा कि रिलीजन डोमिनेंट था, यानी सारे जो डिसीजन थे भगवान के नाम पे लिए जाते थे। मॉडर्न एज में हमने देखा कि साइंस ज्यादा प्रेवलेंट थी, तो साइंस के ऊपर ही आगे याद करो, साइंस से ही सॉवरेनिटी का कॉन्सेप्ट आया था। क्या कॉन्सेप्ट था साइंस में सॉवरेनिटी का? साइंस यूज किया था किसने? थॉमस हॉब्स ने। थॉमस हॉब्स ने रेजोल्यूटिव कंपोजिटिव इंडेक्स को लेकर के ये बोला था कि जो हमारे ब्रेन की जो मूवमेंट होती है वो दूसरे ब्रेन की जो मूवमेंट होती है उससे सिमिलर नहीं होती। वो नहीं समझ पाते कि दूसरे के ब्रेन में क्या मूवमेंट्स हो रही हैं। यानी अगर जो पेन हमें हो रहा है वो सामने वाले को नहीं होगा, सामने वाला हमारे लिए परेशान हो सकता है लेकिन उस लेवल का पेन तो नहीं झेल पाएगा। तो उसके बेसिस पे इन्होंने इसीलिए बोला था कि मैन यूटिलिटेरियन होता है, और उसके बेसिस पे इन्होंने बोला स्टेट के अंडर में जाएगा। ठीक है, सो ये सेम एग्जाम्पल हमने देखा था। एंड अब आती है बारी पोस्ट मॉडर्न की। अब पोस्ट मॉडर्न चीज ये बोलती है कि हम एक लाइफ को एक पर्टिकुलर वे में डिफाइन नहीं कर सकते, उसके मल्टीपल पर्सपेक्टिव हो सकते हैं। डिफरेंट डिफरेंट सोच लगा करके, डिफरेंट डिफरेंट आइडियाज लगा करके हम किसी को भी कैसे भी डिफाइन कर सकते हैं। यानी ये लोग डाइवर्सिटी को एक्सेप्ट करते हैं, दे रिकॉग्नाइज डाइवर्सिटी, कि डिफरेंट डिफरेंट पर्सनल लॉज हो सकते हैं। इसका मतलब यानी जो पोस्ट मॉडर्निस्ट होंगे इन लोगों के लिए ये बोलते हैं कि डिफरेंट डिफरेंट पर्सनल लॉज एग्जिस्ट कर सकते हैं। अब बारी आती है कि डिफरेंट डिफरेंट लॉज जब एग्जिस्ट कर सकते हैं तो यानी अल्टीमेटली जब तक भी आप रॉन्ग प्रूव नहीं करोगे इनको, वो सभी के सभी सच है। लेकिन कोई भी कंप्लीट नॉलेज नहीं है, कोई भी एब्सोल्यूट मटेरियल नहीं है। हाँ, इसीलिए कॉन्फ्लिक्ट तो रहेगा ही रहेगा। ठीक है, लेकिन साइंस में क्या होता है, साइंस में अल्टीमेट थ्योरीज दी जाती हैं। साइंस में जैसे साइंस में एक ही चीज फॉलो की जाएगी। इंडस्ट्रियलाइजेशन आया साइंस की वजह से, तो कॉन्ट्रैक्ट साइन हुआ। कॉन्ट्रैक्ट का मतलब एक ही डॉक्यूमेंट, एक ही डॉक्यूमेंट का मतलब होमोजेनाइजेशन आया, कि सभी लोगों को एक ही
टाइप के रूल से गाइड किया जाएगा। यानी हम देखेंगे वेस्टर्न कंट्रीज में इसीलिए यूनिफॉर्म सिविल कोड वहां पर लागू है और इंडिया में नहीं है। इंडिया इज अ डाइवर्स कंट्री, डाइवर्स रिलीजन है, डाइवर्स कल्चर है, यहाँ पर यूसीसी यूनिफॉर्म सिविल कोड एप्लीकेबल नहीं है। लेकिन साइंस की वजह से ही मॉडर्न नेशन स्टेट में यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात की गई, इंडिया में भी बात की जाती है कि लागू करना चाहिए। समझ में आया? तो मॉडर्न स्टेट का मतलब है स्टैटिक। इसका मतलब मॉडर्न जो एज में हमारा साइंस को लेकर के जो परसेप्शन था वो ये कहता था कि ये जो स्टेट है, जो ये जो यूनिवर्स है, ये स्टैटिक है। मॉडर्न का कहना था कि यूनिवर्स इज स्टैटिक, इतने का इतना ही है यूनिवर्स। ठीक है, और यूनिवर्स ऑर्डर में है, एक ऑर्डर बना हुआ है यूनिवर्स का, एक ऑर्डर है। ठीक है, और इसमें क्या होता है, ये एनलाइटनमेंट की बात हो रही थी, यहाँ पे आइडियाज आ रहे थे कि यही आइडियाज फॉलो करने चाहिए। और मटेरियलिस्टिक चीजों के पीछे मॉडर्न की वजह से कैपिटलिज्म के अंडर में मटेरियलिज्म काफी बढ़ रहा था। तो ये सभी मॉडर्न स्टेट में अभी तक हम बढ़ते आए हैं। अब पोस्ट मॉडर्न का क्या कहना है, हमारे लिए ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है। पोस्ट मॉडर्न जो थिंकर्स होते हैं, जैसे इसमें डेरिडा आ जाएंगे, मिशेल फुकोल्ट आ जाएंगे, नीचे आ जाएंगे, बहुत सारे स्कॉलर्स हैं। तो इनका कहना होगा पोस्ट मॉडर्न में कि यूनिवर्स स्टैटिक नहीं है, यूनिवर्स एक्सपैंडिंग है। यानी कोई भी चीज अगर आप आज देख रहे हो वो कल को चेंज हो जाएगी। यूनिवर्स इज एक्सपैंडिंग, कोई एब्सोल्यूट नहीं है इसका मतलब। यूनिवर्स एक्सपैंड होता जा रहा है और इसीलिए यूनिवर्स इज इन कयास। ऑर्डर नहीं है यूनिवर्स में, कयास है। कहाँ पर कौन सा रूल अप्लाई होता है कुछ नहीं पता, बस हो रहा है। तो आप एक्सप्लेन नहीं कर पाओगे। जैसे साइंस में एक्सप्लेन करने की कोशिश की जाती है, धरती ऐसे बनी और मतलब ये पूरा ऐसे होगा, पूरी सिचुएशन जो होती है, तो वो मानते हैं कि कोई एक ऑर्डर में काम करता है कि जब ऐसा होता है, मान लीजिए कि टेम्परेचर इतना जाता है तो बॉइलिंग पॉइंट से सॉरी नॉर्मल जो वाटर का होता है टेम्परेचर, उसको एक पर्टिकुलर आप टेम्परेचर पे अगर उसको डालते हो तो फिर वो बॉइलिंग में वेपर्स में कन्वर्ट हो जाता है, दैट मीन्स। ठीक है, सो दैट मीन्स ये लोग ऑर्डर देखने की कोशिश करते हैं, ये लोग स्ट्रीमलाइन करने की कोशिश करते थे। साइंस हमेशा हमेशा आंसर को, सब चीजों को स्ट्रीमलाइन करने की कोशिश करती है। लेकिन जो पोस्ट मॉडर्न है ये बोलते हैं कि ऐसा नहीं है, यूनिवर्स इज इन केओस। आप समझ ही नहीं सकते कहाँ पर क्या चीज हो रही है। तो मतलब कोई भी जो फंक्शनिंग है इसकी, एक आप समझ ही नहीं पाओगे कि फंक्शन ये कैसे फंक्शन कर रहा है। मतलब ठीक है, फंक्शनिंग कैसे भी हो सकती है, जैसे कि ब्लैक होल्स। ब्लैक होल्स को अभी तक भी हम समझ नहीं पाए हैं अच्छे से। और यहाँ पर एनलाइटनमेंट की बात की जाती है ना, कि अब हमको दोबारा से ज्ञान आया, एनलाइटनमेंट आया दोबारा से, तो लोग रैशनैलिटी के पीछे भागे, फिर रीजन लगाया लोगों ने। यहाँ बोलते हैं कि एनलाइटनमेंट जैसी कोई चीज नहीं है। देर इज नो लाइट, देर इज नो लाइट। सब कोई इस पूरी दुनिया में जो आइडियोलॉजीज अपनी बता रहे हैं, ये बोलते हैं सब सब लोग स्टोरी टेलर्स हैं। कोई भी कंप्लीट सच नहीं जानता है, कोई कंप्लीट सच कभी जान भी नहीं पाएगा। सब लोग बस स्टोरी टेलर्स हैं, सब कहानियां बताते हैं आपको अपने हिसाब से। और जो मैक्सिमम लोग मान लेते हैं जिसको, वो सच बन जाता है ना। जो मैक्सिमम लोगों ने माना वो सच बन जाएगा। तो मतलब यानी कोई भी सच है नहीं, सच मैन्युफैक्चर किया जाता है, सच क्रिएट किया जाता है, सच है नहीं इस पूरी दुनिया में। ये कहना है पोस्ट मॉडर्न का। मतलब कॉम्प्लेक्स है, ये भी एक डिस्कोर्स। हाँ, पोस्ट मॉडर्निज्म की जो आइडिया है डिस्कोर्स पे काम करता है, कि डिस्कोर्स होते हैं। जो नॉलेज आपको पता है आज के टाइम पे वो भी डिस्कोर्स है। आपको लगता है कि आपको नॉलेज है, आपको नॉलेज नहीं है, आपको तो स्टोरीज पता है। आपको जिस हिसाब से बताया गया है आप वही बता रहे हो, या हो सकता है अपने हिसाब से आप कुछ बता रहे हो, लेकिन आप भी खुद डिस्कोर्स दे रहे हो। एवरीथिंग इज अ डिस्कोर्स टुडे। तो यानी कोई कुछ बोल रहा है तो
झूठ भी बोल सकता है। किसने बोला कि ये इंसान सच बोलेगा? झूठ भी तो हो सकता है। ठीक है, तो पॉइंट इज, हर कोई स्टोरी टेलर है, सब कहानियां बता रहे हैं। सच मैन्युफैक्चर किया जाता है, सच कुछ होता नहीं है, सच को हम डिस्कवर नहीं करते, सच को मैन्युफैक्चर किया जाता है। जिस चीज को हम मेजॉरिटी में मान लेंगे सारे लोग मिलकर के, उस चीज को हम सच मान लेते हैं। ठीक है, उस चीज को हम सच मान लेते हैं। Was this because of Hitler's regime and his false propaganda? Yes, ये भी हो सकता है। बहुत सारी चीजें हो सकती हैं ऐसे तो। ठीक है, हर थ्योरी में इसीलिए ड्रॉबैक होता है, चाहे कोई साइंटिफिक। अच्छा, इन लोगों का मानना है कि मान लो आपने 1 लाख बार एक एक्सपेरिमेंट किया और हमेशा उस एक्सपेरिमेंट में यही आया कि आपने एक पर्टिकुलर, सपोज एक बाउल लिया, उसमें आपने कोई सोल्यूशन डाला, और सोल्यूशन डालने के बाद उसके ऊपर से कोई ड्रॉप्स डाले, तो जब भी वो ड्रॉप्स जाते थे तो ये ब्लू कलर होता था सपोज। ठीक है, और ये लेट्स से रेड कलर में कन्वर्ट हो गया सपोज। ठीक है, ऐसा होता है। तो 1 लाख बार ये हुआ, तो हमेशा साइंस ने ये बोल दिया कि जब भी ऐसा होगा, इसमें ये मिक्स होगा, तो ये हमेशा रेड कलर बन जाएगा। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि अल्टीमेट सच है। अभी भी पॉसिबिलिटी है कि इसके बाद जब एक और बार एक्सपेरिमेंट किया जाएगा, 1 लाख 1, अब अगर एक्सपेरिमेंट किया गया तो भी पॉसिबिलिटी रहेगी कि ये ब्लू कलर ग्रीन में कन्वर्ट हो सकता है, ग्रीन में कन्वर्ट हो सकता है, यू नेवर नो। इसीलिए रिसेंटली जैसे आपने न्यूज में भी देखा होगा, आई थिंक इट वाज रिलेटेड टू HIV और समथिंग, जिसमें एक स्टडी कंडक्ट की गई थी, एक्सपेरिमेंट कंडक्ट किया था साइंटिस्ट ने, कि कुछ एंटीबॉडीज डाली थी जो भी पेशेंट थे उनके अंदर में, एंड उनमें से अभी तक पहले एक ही केस आया था जिसमें HIV उनका पूरा 100% क्योर हो गया था, एक इंसान का। उसके बाद से काफी टाइम लगा, फिर उनको दोबारा उन्होंने वही सेम चीज जानने की कोशिश की, ऐसा क्यों हुआ कि इनका पूरे तरह क्योर हो गया HIV वाला। ठीक है, तो सेम चीज अभी रिसेंटली भी एक और चीज आई थी, रिसेंटली भी एक और हैं जिनके ऊपर मेडिकेशंस एक्सपेरिमेंट किए गए थे, कुछ इंट्रोड्यूस किया गया था, और उनका भी 100% क्योर हो चुका है। तो पॉइंट इज कि सेम मेथड इतनी बार ट्राई किए गए, इतने पेशेंट्स पे ट्राई किए गए, किसी के अंदर, किसी के लिए वर्क नहीं किया, लेकिन फॉर दीज 2 पेशेंट्स, अब उनको क्योंकि 2 पेशेंट्स देख चुके हैं कि हाँ एक और, मतलब वो पहले उन्होंने सोचा बाय एक्सीडेंट कुछ ऐसा हुआ होगा, लेकिन अब नाउ दैट दे हैव गॉट दिस सेकंड पेशेंट आल्सो, तो इसका मतलब HIV इज क्योरेबल नाउ। ठीक है, सो अब दे आर ट्राइंग टू फाइंड आउट कि क्या चीज है, तो बहुत जल्दी ये ब्रेक थ्रू हो जाएगा कि उसमें क्या। तो मतलब हमेशा पॉसिबिलिटी रहेगी कि आप जो सच जानते हैं उसमें कुछ ना कुछ चेंज आ जाए। तो यानी सच्चाई कोई भी नहीं है, सच्चाई को तो मैन्युफैक्चर किया जाता है। यानी हम जो चीजें बताते हैं, इनफैक्ट ये भी बोला जाता है कि आप जो लोगों से पूछते हो, वी स्पीक टू हाइड। हम कोई भी चीज बताते हैं लोगों को तो वो हमको छुपाने के लिए बताते हैं, रिवील करने के लिए नहीं बताते हम लोगों को। आधी बातें छुपा ली जाती हैं। दिस आइडियोलॉजी लीव स्पेस फॉर लूपहोल्स इन ऑल्टरेशन। हाँ, ये आइडियोलॉजी लूप होल में ही है खुद ही। ठीक है, अभी बहुत, लेकिन बहुत इंटरेस्टिंग है, बिकॉज दैट इज हाउ पूरी सोसाइटी इसी से गवर्न है। डू यू नो दैट? आप लोग अपने घर पे बैठे हुए हो, और अभी आप लोग ये लेक्चर देख रहे हो, आपको हो सकता है अपने किसी फ्रेंड पे गुस्सा आ रहा हो, और इतना ज्यादा गुस्सा आ रहा हो दैट यू वांट टू मर्डर दैट पर्सन। विल यू बी एबल टू मर्डर? नहीं। क्यों? क्यों नहीं मर्डर करोगे? बिकॉज कोई तो नहीं देख रहा आपको, मान लीजिए कोई देख भी नहीं रहा है, बट क्यों नहीं करोगे? बिकॉज यू नो कि ऐसी काउंटलेस आईज हैं सोसाइटी की जो आप पे नजर रखी हुई है कि अगर आपने कुछ गलत किया तो आपको पुलिस पकड़ेगी फिर। ठीक है, पता तो चल ही जाएगा। ठीक है, सो दिस इज द थिंग दैट हमारे जो सोच में रहता है, तो मतलब गवर्नमेंट इसी आइडियोलॉजी का फायदा उठाती है। इसका फायदा उठा करके गवर्नमेंट हमारे ऊपर, हमको गवर्न करती है, उसको बोलते हैं गवर्नमेंटैलिटी। तो ये पॉइंट भी आएगा इसमें कि गवर्नमेंट कैसे यूज करती है पोस्ट मॉडर्निज्म का।
या आज के टाइम पे क्या मतलब बोल रहे हैं पोस्ट मॉडर्निस्ट। तो पोस्ट मॉडर्निज्म शुरू करते हैं, ये तो बहुत ही बेसिक था जो मैंने आपको बताया, ठीक है। तो ये बोलते हैं कि ट्रू और फॉल्स का कोई पैरामीटर नहीं होता, कि ये चीज सच है या ये चीज गलत है, राइट और रॉन्ग का कोई पैरामीटर नहीं होता। व्हाट मैटर्स इज कि या तो आपके पास में पावर है, ठीक है, उस चीज की, या यू आर आउट ऑफ पावर। सच नहीं है इसमें कुछ भी, गलत नहीं है। अगर आपके पास में पावर है तो आप लोगों को बोलोगे कि ये चीज सच्चाई है, लोग मानेंगे भी। जैसे जिन लोगों के पास में पावर होती है, पैसा होता है, उनके लॉयर्स इतने स्ट्रांग होते हैं कि अगर उन्होंने मर्डर किया भी नहीं होता सपोज, तो भी वो लोग ये प्रूफ जरूर कर देंगे कि वो तो थे ही नहीं मर्डर की साइड पे। यू जस्ट नीड टू हैव अ गुड लॉयर, यू नीड टू हायर अ गुड लॉयर। सब बिकता है ना। तो ये पावर के बेसिस पे होता है। अगर आपके पास में पावर है तो आप सच बोलोगे, तो मतलब आप सच के साथ, तो पावर नहीं है तो फिर वो आपके लिए काम नहीं करेगा। तो वही सेम चीज इसमें सारी, अभी ये जो आइडियाज है, रफ आइडियाज मैं प्लॉट कर रही हूँ, इसको साथ में हम डिस्कस करके पूरी थ्योरी बनाएंगे अभी, ठीक है। सो विल स्टार्ट विद नाउ व्हाट इज पोस्ट मॉडर्निज्म। थोड़ी टेक्निकलिटीज पे आते हैं। पोस्ट मॉडर्निज्म एक मूवमेंट है, इट्स अ मूवमेंट। कब एमर्ज हुई थी? वर्ल्ड वॉर टू के बाद में। और वर्ल्ड वॉर टू के बाद में क्यों एमर्ज हुई थी? क्योंकि उस टाइम पे कुछ मॉडर्निटी के फीचर्स थे जिसको लेकर के लोग बहुत ही ज्यादा परेशान थे, एंड इसीलिए सबसे पहले एज अ रिएक्शन, मॉडर्निटी को के अगेंस्ट में रिएक्शन के तौर पे ये उभरेगी। जैसे कि आप सोचो, वर्ल्ड वॉर टू से पहले क्या हुआ था? वर्ल्ड वॉर टू में ही हिटलर ने कितना मास एग्जीक्यूशन किया था लोगों का, जिसमें लोगों को ये मिथ ऐसे सच बोल करके बताया गया कि सुपीरियर है, तो सभी लोगों ने यही माना कि हम सुपीरियर है। तो उनको लगा ये तो सच है, ये तो सच है कि हम सुपीरियर हैं। और उसके बेसिस पे उन्होंने ये भी माना कि डार्विन की ये थ्योरी थी कि सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट। इसीलिए किसी को भी गिल्ट नहीं था। जो भी हिटलर के ऑफिसर्स थे, जो भी एग्जीक्यूट कर रहे थे, उनको बिल्कुल भी गिल्ट नहीं था, बिकॉज वो उस चीज को सच मान रहे थे। तो ये बताना चाहते हैं कि जिस चीज को आप सच मानते हैं, सच को देखने का अलग नजरिया हो सकता है। और सारी इस पे प्रॉब्लम क्या है? मॉडर्निटी की। तो ये सबसे पहले स्टार्ट हुआ पोस्ट मॉडर्निज्म की आइडियोलॉजी लिटरेचर, आर्ट एंड फिलोसफी में सबसे पहले आया। उसके बाद पॉलिटिक्स में, पॉलिटिकल फिलोसफी में आया। अभी रिसेंटली ही पॉलिटिकल फिलोसफी में पोस्ट मॉडर्निज्म की आइडियोलॉजी इंट्रोड्यूस की गई है। तो क्योंकि मॉडर्न वे ऑफ लाइफ जैसे हम जीते थे अपनी, उससे लोग काफी डिससेटिस्फाइड थे। जैसे कि आप देखोगे मॉडर्निटी की वजह से कितनी ज्यादा लड़ाइयां हुई हैं, आपस में सारे देश लड़ रहे थे। इनफैक्ट मॉडर्निटी की वजह से ही एनवायरनमेंट का कितना एक्सप्लॉयटेशन हुआ, इंडस्ट्रियलाइजेशन हुई, तो कितना कार्बन आप देखोगे फुटप्रिंट जो होता है, कितना ज्यादा कार्बन एमिट किया गया, जिसकी वजह से आज क्लाइमेट चेंज हमको देखने को मिलता है। मॉडर्निटी ने मैन को कंज्यूमर के लेवल पे ला दिया, कि आप सिर्फ कंज्यूमर हो, आप ये चीजें खरीदो, तो होमोजेनाइज कर दिया। कल्चर वाइज आप अब अलग नहीं सोच सकते। मॉडर्निटी आज क्या करती है? मॉडर्निटी आज हम जो सोच रहे हैं, हमारे दिमाग में अभी भी वही चल रहा है, उसी पर्सपेक्टिव से कि साइंस से सोचो, रैशनैलिटी से सोचो, कोई डिफरेंस नहीं होता है, सब इक्वल होते हैं। मतलब यही सेम चीजें सोचते हैं हम। हाँ, चिन्मय, यू आर राइट। ट्रुथ इज नॉट इवन अ कॉन्सेप्ट, ट्रुथ इज रिलेटिव। ट्रुथ कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, ट्रुथ इज रिलेटिव। तो आज के टाइम पे जो भी आपकी सोच है, जो भी एब्सोल्यूट चीज सोच करके आप चल रहे हो कि हम सभी इक्वल हैं और ये सब चीजें हैं, ये इस वजह से है क्योंकि मैक्सिमम लोग ये सोच रहे हैं, इसको सच मान लिया गया है। वरना 1000 सालों तक जब भगवान में माना जा रहा था, तो क्या उसमें कुछ आज तो हमें फ्लॉ दिखता है उसमें, कि बड़े पागल लोग थे। 1000 सालों तक सिर्फ जो चीज देख नहीं सकते थे उसके नाम पे सबको एग्जीक्यूट किया जाता था, समझे?
सो ऐसा क्यों था कि उस टाइम पे लोग गॉड में इतना बिलीव करते थे? क्यों? क्योंकि उस टाइम पे मेजॉरिटी लोग इसमें मानते थे, तो ये सच बन गया। इसीलिए वहां पर मेजॉरिटी डिस्कोर्स, यानी मेजॉरिटी लोग इसीलिए गॉड के बताए हुए रास्ते पे चल रहे थे। बाद में जब साइंस आई, तो साइंस ने ये, आज हम बोलते हैं ना जिसको, रैशनलाइजेशन को, तो साइंस भी वही कर रही है जो गॉड कर रहे थे, जो गॉड का यूज करके करवाया जा रहा था पहले। क्योंकि मैक्सिमम लोग गॉड के नाम पे सुन रहे थे, तो गॉड को 1000 सालों तक रखा। आज लोग साइंस के नाम पे सुनते हैं, तो पावर को बुर्जुआजी क्लास साइंस के नाम पे यूज करती है। तो अब इसके पीछे की प्लॉटिंग सुनते हैं कि कौन क्या इससे फायदा उठा रहा है। फायदा कौन उठा रहा है? फायदा उठा रहे हैं बुर्जुआजी क्लास। जो रिच लोग हैं वो फायदा उठा रहे हैं। जो रिच लोग हैं इसी के थ्रू पावर को एक्सरसाइज करते हैं। उनके हाथ में पावर है, फोर्स नहीं करेंगे वो कभी। अब आपको ग्रामशी का आइडिया याद है, हेजीमनी डेवलप करते हैं। लेकिन यहां पर क्या होगा? एक तरीका नहीं तो दूसरा तरीका सही, एडवर्टाइजमेंट के थ्रू आपकी सोच बदलने की, आपकी सोच को कंट्रोल में करने की कोशिश, ये सब चीजें दिखा करके। तो पावर को ये लोग यूटिलाइज करते हैं, इस तरीके से एक्सरसाइज करवाते हैं कि आप डिसिप्लिन खुद को करोगे। आप खुद ऐसा कोई वो नहीं करोगे। अब हम क्या बोलते हैं, जैसे रिलीजन, रिलीजन इज अ डिसिप्लिनरी टूल, ये बोला जाता है कि रिलीजन एक यूटिलिटेरियन अप्रोच के साथ में जब एनालाइज करते हैं कि रिलीजन की अपनी यूटिलिटी है, रिलीजन को हम एज अ टूल यूज कर सकते हैं अपने एंड्स को अचीव करने के लिए। सेम चीज अब साइंस के साथ हो रही है। पहले बुर्जुआजी क्लास रिलीजन का यूज करती थी ताकि लोग इनके अगेंस्ट में लड़ाई ना करे। आज बुर्जुआजी क्लास साइंस का यूज कर रही है। तो साइंस का यूज करके पावर एक्सरसाइज कर रही है हम पे, और हम खुद को ही डिसिप्लिन करते हैं, खुद स्टेबिलिटी बना के रखने की कोशिश करते हैं। सो दैट्स द थिंग। अब जैसे आज के टाइम पे देखोगे आप, होमोसेक्सुअलिटी को लेकर के, स्पेशली मॉडर्न एज में, होमोसेक्सुअल जितने भी थे, माना जाता था, एबनॉर्मल माना जाता था होमोसेक्सुअलिटी को, कि ये एबनॉर्मल है। ठीक है, एबनॉर्मल है। और हेट्रोसेक्सुअलिटी को सही माना जाता है कि जब हस्बैंड वाइफ की शादी होती है वो एकदम परफेक्ट चीज है। होमोसेक्सुअल तो एबनॉर्मल। ठीक है, मतलब तुम तो भगवान के, नेचर के नियम के खिलाफ जा रहे हो, ऐसा बोलते हैं। लेकिन ये जो पोस्ट मॉडर्निस्ट होते हैं, इनका कहना है कि ऐसा इसलिए है क्योंकि आज के टाइम पे मेजॉरिटी जो जनता है वो हेट्रोसेक्सुअल है। आज के टाइम पे पूरे वर्ल्ड में मैक्सिमम लोग हेट्रोसेक्सुअल हैं, मतलब ऑपोजिट सेक्स से शादी करते हैं। हो सकता है आगे जाकर के मेजॉरिटी लोग अगर होमोसेक्सुअल्स हो जाएंगे, यानी मान लो अगर 95% जनता या 98% जनता होमोसेक्सुअल हो जाती है, तो होमोसेक्सुअलिटी को नॉर्मल माना जाएगा और हेट्रोसेक्सुअलिटी को फिर एबनॉर्मल माना जाएगा। तो यानी बताने की कोशिश ये की जा रही है कि सही गलत कुछ नहीं होता, वो मेजॉरिटी लोग जिसमें मानते हैं वो सच बन जाता है। दैट्स द थिंग, ट्रूथ ऑलवेज, यस, गोज विद मेजॉरिटी। ठीक है, सो ये आइडिया था इनका। एंड पोस्ट मॉडर्निज्म में काफी डिससेटिस्फेक्शन था मॉडर्न वे ऑफ लाइफ को लेकर के। तो मॉडर्न वे ऑफ लाइफ को के चलते बहुत सारी वॉर्स हुई थी, होमोजेनाइजेशन हुआ था, लोग एक जैसे ही मानने लग गए थे, होमोजेनाइजेशन हुआ था। मॉडर्निटी के चलते ये सब चीजें बताई गई थी। तो पोस्ट मॉडर्निज्म ऐसी फिलोसफी की तरह, एक स्कूल ऑफ थॉट की तरह इमर्ज हुआ। जैसे कि इसमें कौन कौन से स्कॉलर्स होंगे, उन स्कॉलर्स के बारे में बात करेंगे। तो पोस्ट मॉडर्निज्म के जो स्कॉलर्स हैं वो ये बोलते हैं कि कोई भी फाइनल नॉलेज नहीं है, कोई भी एब्सोल्यूट नॉलेज नहीं है। भगवान या जो सच जिसको हम बोलते हैं इज डेड, ट्रूथ इज डेड, गॉड इज डेड। कोई भी एब्सोल्यूट चीज नहीं है, सब वेरिएशंस हैं, सब डिस्कोर्सेस हैं, कोई भी सच नहीं बता रहा है।
कोई भी सच नहीं बता रहा है आपको, तो इसमें आइंस्टाइन की रिलेटिविटी की भी थ्योरी आती है। ठीक है, तो वही सेम चीज उस पॉइंट ऑफ व्यू से हम देखेंगे, इसको समझने की कोशिश करेंगे। तो एक्सपोनेंट देखते हैं कौन कौन से लोग हैं जो इसको सपोर्ट करते हैं, पोस्ट मॉडर्निज्म को। So these people do not believe both science and religion. Yes, Raghav, they don't believe in not even in science, not even in religion. ठीक है, सो फर्स्ट ऑफ ऑल पोस्ट मॉडर्निज्म जो वर्ड है, सबसे पहले किसने यूज किया था पोस्ट मॉडर्निज्म? This word postmodernism is for the first time used by Lyotard. Very important name. Lyotard is a French thinker. This philosophy has emerged in France. तो फ्रेंच थिंकर हैं, इन्होंने अपनी बुक लिखी थी द पोस्ट मॉडर्न कंडीशन। बुक का नाम क्या है? द पोस्ट मॉडर्न कंडीशन। इन्होंने बुक लिखी थी और अपनी बुक में ये बोला था इन्होंने कि पोस्ट मॉडर्निज्म को इन्होंने डिफाइन किया, सबसे पहले ये वर्ड यूज किया और उन्होंने ये बोला कि सब कुछ मेटा नरेटिव्स हैं। मेटा नरेटिव्स मतलब कि कोई भी एक ग्रैंड थ्योरी नहीं है। देयर इज नो ग्रैंड थ्योरी। बहुत सारी स्टोरी चल रही है वर्ल्ड में, जो सबसे ज्यादा लोग एक्सेप्ट कर लेते हैं वो बन जाती है सच, अदरवाइज सब मेटा नरेटिव है, सब स्टोरी टेलर है। ठीक है, अब ऐसे ही और एक और स्कॉलर हैं जिनका नाम है मिशेल फुको। इन्होंने 3 बुक्स लिखी हैं। पहली आती है मैडनेस एंड सिविलाइजेशन। इसको याद रखिए, मैडनेस एंड सिविलाइजेशन। मैडनेस एंड सिविलाइजेशन में मिशेल फुको बोलते हैं कि जो लोग माइनॉरिटी में हैं वो मैड लगते हैं लोगों को, जैसे होमोसेक्सुअल्स। आज के टाइम पे जो होमोसेक्सुअल्स हैं, जो ट्रांसजेंडर्स हैं, ये सभी माइनॉरिटी में आएंगे। तो माइनॉरिटी में हमेशा लोग पागल लगते हैं। जैसे कि अगर हम सबका ये बिलीफ है कि अर्थ इज द सेंटर ऑफ द यूनिवर्स और हमारी क्लास में से एक बच्चा ये बोलता है कि नहीं, सन इज द सेंटर ऑफ यूनिवर्स, तो सारे के सारे मिलकर के पागल बोलेंगे उसको। ठीक है, लेकिन पॉसिबिलिटी है कि ये रॉन्ग प्रूफ हो सकता है। तो पॉइंट इज हु नोस कि ये भी सच है कि नहीं, क्योंकि सेंटर तो फिर सोलर सिस्टम का कुछ और भी हो सकता है। अभी फिलहाल के लिए हमें लगता है कि सेंटर तो सन है, कुछ और भी तो हो सकता है, क्या पता। जब तक हमेशा पॉसिबिलिटी रहती है कि उसमें कुछ ना कुछ चेंज आए, जब तक वो चेंज नहीं आएगा तब तक ये डिस्कोर्स डोमिनेंट रहेगा। साइंस के साथ प्रॉब्लम क्या है, साइंस भी हर सवाल को नहीं सॉल्व कर पाती है, साइंस भी मैक्सिमम सवाल को सॉल्व कर पाती है। तो साइंस में जो थ्योरीज होती हैं, बहुत सारी थ्योरी होती है। जैसे आपने साइंस में बहुत थ्योरीज पढ़ी होंगी अपने स्कूल में कि पहले ये थ्योरी आई थी, फिर आगे एक और थ्योरी आई, लेकिन उस थ्योरी ने फिर उसको बताया। जैसे हम ज्योग्राफी की थ्योरीज पढ़ते हैं कि पहले इन्होंने ये बोला था, पहले एक्सेप्ट ये कर रहे थे जो भी जोग्राफर्स थे, आगे जाकर के उन्होंने बोला कि नहीं, प्लेट मूवमेंट्स होती हैं उसकी वजह से ही होता है। तो अल्टीमेटली जो सबसे एक्सेप्टेबल चीज आती है वो चीज होती है, लेकिन एब्सोल्युटली कोई आंसर नहीं कर पाता है। मान लो एक थ्योरी आई, बहुत सारे क्वेश्चंस हैं साइंस में कि ये वर्ल्ड कैसे बना, इस थ्योरी ने 2 क्वेश्चन आंसर कर दिए, तो क्योंकि मैक्सिमम इसी थ्योरी ने आंसर किए हैं तो अब ये थ्योरी सच मानी जाएगी। लेकिन अब मान लो थ्योरी नंबर 2 आई, थ्योरी नंबर 2 ने इसको काटते हुए ये आंसर भी किया अपने तरीके से, दूसरा भी किया और तीसरा भी किया, लेकिन अभी भी चौथा रह गया। वो नहीं कर सकती चौथा आंसर, लेकिन 3 तो कर दिए, तो यानी कहीं ना कहीं क्लोज है। ये सभी एजम्पशंस पे बेस्ड होती हैं, इसी वजह से एब्सोल्यूट ट्रुथ कोई नहीं बताता। सारा आंसर्स साइंस में हमारे सभी आंसर्स नहीं दे पाती है, लेकिन क्योंकि मैक्सिमम आंसर साइंस से आज हमको मिल रहे हैं, इसीलिए हम एक्सेप्ट कर रहे हैं। कल को हो सकता है कुछ ऐसी चीज आए जो साइंस के ऊपर हो, कल को मान लो साइंस के ऊपर हो तो हम उसको मानने लग जाएंगे। ठीक है, अब जैसे रिसेंटली आपने एक न्यूज देखी होगी कि
यूएस मिलिट्री आई थिंक, और पता नहीं ऐसा ही कुछ हुआ है कि जो यूएफओ साइटिंग्स हुई थी अभी, कुछ साल पहले, तो जो फोटोज वगैरह लिए गए थे, तो उन्होंने ये एक्सेप्ट किया है कि वो रियल में यूएफओस थे। पढ़ा है आपने? ये कुछ ऐसी भी न्यूज़ थी। तो पता नहीं वो कितना डिस्कोर्स है या क्या चीज़ है, बट दिस इज द थिंग। तो ये नेवर नो। नहीं, ये चीज़ अभी थी, थोड़े दिनों पहले ही थी, आई थिंक एक हफ्ते पहले ही ऐसा कुछ हुआ था। तो पॉइंट इज कि, है ना, 3-4 दिन पहले आई थी ये न्यूज़। तो वही सेम चीज़ है। हो सकता है कि साइंस के बियॉन्ड भी कोई ऐसी हमको चीज़ मिल जाए। आज के टाइम पे तो हमको सिर्फ एक चीज़ पता है, साइंस या गॉड या रैशनलाइजेशन, रीजनिंग विदाउट गॉड, मे बी दैट वे। क्योंकि अभी, तो आगे हो सकता है कि आगे जाकर के हमको पता चले कुछ और चीज, कि जिसको हम गॉड मान रहे हैं हो सकता है वो एलियंस। तो कितनी सारी थ्योरीज होती है, मूवीज में भी सेम माना जाता है कि जो हमारा हमको जो हमारा जो ओरिजिन हुआ था वो एक्चुअली एलियंस आए थे प्लैनेट पे। ऐसे एक आधी मूवीज में बताया जाता है। तो बहुत सारे डिस्कोर्सेज घूम रही हैं, बहुत सारी स्टोरीज चल रही हैं। उनमें से कौन सी सही है किसी को नहीं पता, और वो सही भी है कि नहीं ये भी नहीं पता, कोई मिलेगी ये भी नहीं पता। लेकिन जब तक आधे से ज्यादा चीजें आंसरेबल हैं, तब तक हम साइंस को एक्सेप्ट कर रहे हैं। कल को कोई और चीज मिलेगी जिसके बेसिस पे हम मैक्सिमम आंसर्स अपने दे पाएंगे, तो हम उसको फॉलो करेंगे। तो दिस इज व्हाट दे आर टेलिंग अस। तो इनका मानना है कि कोई एक ग्रैंड थ्योरी नहीं है, इसीलिए आज के टाइम पे ट्रांसजेंडर्स को एक्सक्लूड किया जाता है। लेकिन इंडिया में आप देखोगे पुराने जमाने में, अगर आप इंडिया की लिटरेचर भी पढ़ो, तो उसमें पता चलेगा कि सोसाइटी का पार्ट हुआ करते थे ट्रांसजेंडर्स। बहुत सारे ऐसे थे जो उस टाइम पे इनक हुआ करते थे, जो हमारे इंडियन सोसाइटी में एक्सेप्ट किए जाते थे। लोग उनको एक्सेप्ट करते थे, उनके साथ में ऐसा नहीं करते थे जैसे आज के टाइम पे ट्रांसजेंडर्स या होमोसेक्सुअल्स के साथ में ट्रीटमेंट किया जाता है। एक्चुअली में ये हमारा जो ट्रीटमेंट जो हम सोचते हैं, ये हमारी सोच कहाँ से बदली? ब्रिटिशर्स के आने की वजह से। क्योंकि ब्रिटेन में वहां ये ट्रेडिशन था कि होमोसेक्सुअलिटी को पाप माना जाता था। तो इंडिया में ऐसा नहीं था, इंडिया के लिटरेचर में हम लोगों ने एक्सेप्ट किया हुआ था पहले से ही। लेकिन उनके वहां पे ऐसा ट्रेडिशन था, तो जब ब्रिटिशर्स आए तो उसके चलते हमको लगा कि हाँ यार ये लोग सिविलाइज्ड हैं, हम लोग शायद सिविलाइज नहीं हैं करके, और हमने इनको अलाउ किया हमारे ऊपर गवर्न करने का। ठीक है, गलती कहीं ना कहीं हमारी भी है, सिर्फ उनकी गलती नहीं है, गलती अपनी भी होती है। तो सच को देखने का जो नजरिया होता है दोनों साइड से होता है, सच कहीं से भी इमर्ज हो सकता है। ठीक है, सो पॉइंट इज, इसमें ये चीज मानी जाती है दैट कि डिस्कोर्स होता है, और इसीलिए ये बोलते हैं। मिशेल फुकॉल्ट ने अपनी बुक का नाम था इनकी मैडनेस एंड सिविलाइजेशन। मैडनेस एंड सिविलाइजेशन बुक में इन्होंने बोला था कि जो लोग माइनॉरिटी में होते हैं उन लोगों को पागल समझा जाता है, और हम उन लोगों को एबनॉर्मल मानते हैं जिनको हम समझ नहीं सकते। इसीलिए मिशेल फुकॉल्ट का कहना था कि साइंस भी बहुत ज्यादा लिमिटेड है, क्योंकि सब कुछ एक्सप्लेन नहीं करती है साइंस। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि कुछ चीज मतलब मैड हो गई या एबनॉर्मल हो गई या बहुत स्ट्रेंज हो गई। साइंस में क्या बोला जाता है? साइंस में बोला जाता है जो चीज साइंटिस्ट नहीं पता लगा पाते कि किस वजह से हुआ, उस चीज को वो स्ट्रेंज में डाल देते हैं, दैट दिस इज वेरी स्ट्रेंज, कि एक बहुत स्ट्रेंज डिस्कवरी हुई या ऐसा कुछ हुआ। तो अल्टीमेट हमें क्या पता चलता है कि एबनॉर्मल चीज को ये हमेशा, जिसको एक्सप्लेन नहीं कर सकती साइंस, उसको स्ट्रेंज बोल देती है ना। इसीलिए उसी पर्सपेक्टिव से ये बोलते हैं मिशेल फुकॉल्ट कि हर किसी की अपनी खुद एक लाइफ जीने का तरीका होता है, ठीक है, जो कि उनके लिए इम्पोर्टेंट होता है। इसीलिए आप अपना जो तरीका है जीने का दूसरे के ऊपर इम्पोज नहीं कर सकते। आप अपनी लाइफ अपने मुताबिक जियो और दूसरों को जीने दो, लिव एंड लेट लिव। कोई नॉर्म्स की जरूरत नहीं है जो इम्पोज करो सामने वाले पे। आया समझ? तो मतलब हर किसी के अपने डिस्कोर्स है, हर कोई अपनी स्टोरी बता रहा है,
ऐसा नहीं है कि कोई सच है, समाज सच बोल रहा है तो समाज में क्या मुंह दिखाओगे, समाज के हिसाब से चलो, क्योंकि समाज हमेशा सच बोलता है, समाज झूठ थोड़ी ना बोलेंगे, लोग ऐसे बोलते हैं, राइट। तो यानी ये लोग बोल रहे हैं कि उस नॉर्म से मत चलो, उस नॉर्म से मत चलो, इस तरीके से हम पे इम्पोज किया जाता है। ये जो मेजोरिटी लोग मिलकर के आकर के हम लोगों को एबनॉर्मल बोलते हैं। जैसे आप में से आपके सारे फैमिली मेंबर्स चाहते हैं कि आप आईएएस ऑफिसर बनो, लेकिन आप में से कोई कोई डिफरेंट करना चाहता है कुछ, यू डोंट वांट टू बी इन अ जॉब। सपोज आपको बोला जाता है कि आप यू नो एसबीआई में पीओ बन जाइए, या यहाँ पर इस तरीके से जॉब ले लीजिए। आपके फैमिली मेंबर्स बड़े खुश होंगे, क्योंकि आप उनके वो चीज़ अपनी थोप रहे हैं। लेकिन हो सकता है कि आपको नहीं खुशी होगी उस चीज में, यू आर नॉट पर्सनली लाइकिंग, आपकी पर्सनल डेवलपमेंट नहीं हो रही है, तो आप जॉब छोड़ सकते हैं। ये इस डिस्कोर्स के बेसिस पे कि हर किसी का अपना परसेप्शन है सही गलत का। ये नहीं है कि वो कह रहे हैं सच है तो इसका मतलब सबके लिए सच हो गया। ये इसका पूरा सारा सार है, इस पूरी बात का जो मैं अभी आपको बता रही हूँ। पोस्ट मॉडर्निज्म क्या बोलता है कि अपने मुताबिक अपनी लाइफ जियो, किसी की डिक्टेट करी हुई लाइफ पे मत रहो, ठीक है, इम्पोज मत करो अपने ऊपर सेम चीज। ऐसे ही डिसिप्लिन के बारे में बात की जाती है। डिसिप्लिन में ये बात करते हैं कि ठीक है, डिसिप्लिन स्टेट यूज करता है लोगों को डिसिप्लिन करने के लिए। डिसिप्लिन में कोई क्रिएटिविटी नहीं होती, कोई फ्रीडम नहीं होता डिसिप्लिन में। तो मिशेल फुकॉल्ट ये कहते हैं कि आज के जमाने में कोई भी फ्री नहीं है। आपको ये लगता है कि आप लोग फ्री हो, अपने घर पे बैठ के आप जो चाहे जब चाहे कर सकते हो, आप फ्री नहीं हो। हम अपने आप ही अपने आप को गवर्न कर रहे हैं, गवर्नमेंटैलिटी है, गवर्नमेंट ने हमारे दिमाग में ये चीज डाल दी है। ये लॉज इस तरीके से डाले गए हैं, जैसे कि सपोज यू वांट टू यू नो आपको कोई जल्दी है, आपको कहीं जाना है सपोज, ठीक है। तो अब बीच में आती है रेड लाइट। अब गवर्नमेंट ने दो तीन तरीकों से आपको बताया है रेड लाइट के बारे में। पहला बताया कि देखो, रेड लाइट से अगर आप जाओगे तो आप क्रॉस करके जाते हो तो आपके ऊपर फाइन लगेगा, आपके ऊपर फाइन लगेगा तो आप नहीं जाओगे। फिर दूसरा तरीका होता है, उसके बावजूद भी कुछ लोगों के पास में बहुत पैसा होता है तो वो लोग रेड लाइट क्रॉस करके चले जाते हैं कि ठीक है, फाइन लगेगा, गाड़ी बॉन्ड होगी, चलने दो कोई बात नहीं, लेकिन कोई खड़ा ही नहीं है तो आई शुड गो, ठीक है, क्योंकि उनको जल्दी होगी। दूसरों को ऐसे बताया जाता है कुछ लोगों को कि रेड लाइट्स पे रहा करो क्योंकि आपकी सेफ्टी के लिए इंपॉर्टेंट है। तो बताने का तरीका अलग अलग है, लेकिन गवर्नमेंट करना एक ही चीज चाह रही है कि रेड लाइट जब है तो कोई निकले ना। और ये जो तरीका है, क्यों हमको ऐसा बोला जाता है कि रेड लाइट पे मत निकलिए और ये सब चीजें, गवर्नमेंट हमको डिसिप्लिन करने की कोशिश कर रही है। ये एक डिसिप्लिन का करने का वे है, ताकि आगे जाकर के गवर्नमेंट जब कोई ऐसा डिसीजन लेती है जो शायद हमको ना पसंद आए, या हो सकता है हमको लगे कि ये तो हमारे फायदेमंद के लिए नहीं है, हमको फायदा नहीं करेगा, लेकिन फिर भी हम उसको लॉ को फॉलो करेंगे। क्यों? क्योंकि हम वैसे अपने आप को, अपने माइंड को ऐसा बना लेते हैं कि जो बोला है वो हमको करना पड़ेगा। वी थिंक ऑलवेज कि हमको कोई देख रहा है, अगर हमने ये नहीं किया तो हमको पनिशमेंट मिलेगी। तो इसमें ये एक एग्जाम्पल देते हैं बेंथम का। बेंथम के एक एग्जाम्पल से काफी ज्यादा ये इंस्पायर्ड थे मिशेल फुको। बेंथम का एग्जाम्पल है पेनॉप्टिकॉन का। पेनॉप पेनॉप्टिकॉन पेनॉप्टिकॉन का एग्जाम्पल क्या बोलता है? पेनॉप्टिकॉन मतलब प्रिजन के टाइप का होता है। प्रिजन होता है ना, जैसे पेनॉप्टिकॉन होता है ऐसे। ये प्रिजन है। यहाँ पर बीच में एक टावर है जिसपे दो हमने पुलिस वाले खड़े कर दिए। अब यहाँ पर सेमी सर्कल में ऐसे सेमी सर्कुलर प्रिजन है, जेल है ऐसे, ठीक है, सेमी सर्कल में। यहाँ पे सभी जो कैदी हैं वो यहाँ पर बंद हैं। अब यहाँ पे बंद क्या है, इन कैदी को ये भी अलाउ किया जा रहा है कि आप ऊपर से नीचे जहाँ चाहें वहां जा सकते हैं, ठीक है। इनको इनके रूम्स में बंद नहीं किया है। लेकिन ऊपर क्या है, अब रादर देन कि एक कैदी के ऊपर एक हवलदार खड़ा किया जाए, इन्होंने क्या किया, एक टावर क्रिएट किया और सर्वेलेंस। उसके बाद हर एक जो कैदी है वो बहुत बच बचा के काम करेगा। जो भी करना है, अगर किसी को जेल तोड़ के बाहर भी निकलना है तो बहुत सोच समझ के करेगा, क्योंकि उनके ऊपर यही चीज होगी कि हमको मॉनिटर किया जा रहा है 24 घंटे। जबकि सिर्फ दो ही बंदे हैं, किस किस को मॉनिटर करेंगे? लेकिन उनकी साइकोलॉजी में तो ये रहेगा ना, मैन पावर इतनी नहीं है इनको एक एक प्रिजनर को देखने के लिए कि कितना है, लेकिन इनकी साइकोलॉजी में, इनके दिमाग में हमेशा यही रहेगा
कि हमको मॉनिटर क्योंकि ऐसे किया जा रहा है, तो हम ये लोग एक्शंस बहुत सोच समझ के लेंगे, इसीलिए तो ये अपने आप को खुद डिसिप्लिन करेंगे। कोई ऐसा लड़ाई वड़ाई नहीं करेंगे, क्योंकि इनको पता है कि अगर इन्होंने ऐसा कोई स्टेप उठाया तो इनको फिर वो जो काल कोठरी होती है जहां पर लाइट भी नहीं आती है, वहां डाल देंगे। जैसे सीक्रेट गेम्स आपने देखा होगा, उसमें डाला था ऐसे, सेम चीज। जो जो चीजें आप देखते हो अपनी रियल लाइफ में, उससे रिलेट करने की कोशिश करोगे तो आपको ये पूरा आइडिया समझ में आएगा कि पेनॉप्टिकन का आइडिया ऐसा था, जिसमें ये बोला कि ज्यादा, अब देखो इतनी मैन पावर तो है नहीं कि जितने क्रिमिनल हैं उतने ही हमको पुलिस वाले लगाने पड़े, फिर तो क्या ही होगा, गवर्नमेंट इतना उठा भी नहीं सकती है पैसा, इतना पैसा है भी नहीं गवर्नमेंट के पास में, गवर्नमेंट किस किस को सैलरी देगी, इसीलिए गवर्नमेंट ऐसे आपको डिसिप्लिन करने की कोशिश करती है। ठीक है, तो यानी कुछ ऐसे नैरेटिव्स यूज किए जाते हैं कि जैसे मान लो इंडिया में भी नैरेटिव यूज किए जाते हैं। इंडिया में अंबेडकर ने दलित नैरेटिव यूज किया था दलित लोगों के इमेंसिपेशन के लिए। इंडियन नेशनल गवर्नमेंट ने नेशनल मूवमेंट का हवाला दे करके अपना जो भी वो फॉलो करना चाहते थे पॉलिटिकल एक्टिविटीज का, वो उन्होंने किया था। जबकि आप देखोगे इंडियन नेशनल मूवमेंट, अंबेडकर ये बोलते हैं कि इंडियन नेशनल मूवमेंट नेशनल नहीं थी। इंडियन नेशनल मूवमेंट में, इंडियन नेशनल कांग्रेस में सभी अपर कास्ट के मेंबर्स थे, ब्राह्मणिकल मूवमेंट थी वो, नेशनल मूवमेंट थोड़ी ना थी। ऐसे ही जिन्ना बोलते हैं कि इंडियन नेशनल कांग्रेस नेशनल मूवमेंट नहीं थी, वो हिंदू मूवमेंट थी। इंडियन नेशनल कांग्रेस जो नेशनल मूवमेंट लड़ रही थी, ऐसे ब्रिटिशर्स बोलते हैं कि कम्युनल मूवमेंट थी। ऐसे ही कम्युनिस्ट बोलते हैं कि ये तो बुर्जुआजी मूवमेंट थी, कि इसमें तो सारे बुर्जुआजी क्लास के ही हैं जो चाहते थे कि आजादी मिले ताकि इनको आगे जाके फायदा हो। तो ऐसा नहीं है कि ये गलत भी हो सकते हैं, सही भी हो सकते हैं, लेकिन ये लोग, लेकिन नरेटिव्स इस तरीके से यूज किए जाते हैं, इसीलिए हमको हर एक नरेटिव को समझने की जरूरत है कि उन्होंने ऐसा क्यों बोला। हम ये थोड़ी ना बोलेंगे कि नहीं देखो उन्होंने आजादी दिलाई हमको तो ऐसा झूठ बोल रहे हैं बाकी सब। अंबेडकर झूठ बोल रहे हैं, जिन्ना झूठ बोल रहे हैं, कम्युनिस्ट झूठ बोल रहे हैं कि इंडियन नेशनल कांग्रेस बुर्जुआजी नहीं थी, हिंदू मूवमेंट नहीं थी, और ब्राह्मणिकल मूवमेंट नहीं थी। अगर सच नहीं है तो झूठ भी नहीं है, समझे। तो मल्टीपल सच्चाई यहीं पे हमको देखने को मिलती है। ज्यादा टाइम बचा नहीं है शुभम, 20 मिनट्स बचे हैं, उसमें मैं चाह रही हूँ कि आपको ज्यादा से ज्यादा मैं बता सकूं, ताकि कल की जो हमारी क्लास हो उसमें हम पावर का टॉपिक जल्दी खत्म कर पाए। समझ में आया? तो हर किसी का एक अपना इम्पोर्टेंट कंट्रीब्यूशन है। जैसे पहले जो फ्रीडम फाइटर, हाँ कुछ लोग फ्रीडम फाइटर बोलते हैं उनको, कुछ लोग उनको टेररिस्ट बोलते हैं। आया समझ में? बहुत कुछ दिमाग में जा रहा होगा, बहुत कुछ जंबल अप हो रहा होगा, कंफ्यूजन हो रहा है। अभी इसको स्ट्रीमलाइन करेंगे अगली क्लास में। अभी मैं चाह रही हूँ कि आपके दिमाग में ये सब आए कि क्या हो रहा है पूरा। मतलब आप जो भी, आपकी अंडरस्टैंडिंग है, इन लोगों का कहना है पोस्ट मॉडर्निस्ट का, जो भी आपकी अंडरस्टैंडिंग है, जो आपको लगता है कि ये तो मैंने सही समझा है, वो चीज मिसअंडरस्टैंडिंग है। इसका मतलब ये कहते हैं ऐसा कि अभी तक जो आप सोचते आए हैं वो सही नहीं है, वो आपकी मिसअंडरस्टैंडिंग है। तो यानी आज के टाइम पे आपको कभी लगता होगा कि आप तो ट्रेडिशनल हैं, आप तो कंजर्वेटिव हैं, समटाइम्स आपको लगता होगा नहीं नहीं आपके मॉडर्न ख्याल है किसी चीज में, किसी में लगता होगा नहीं नहीं हम तो पोस्ट मॉडर्न भी हैं एट द सेम टाइम। यही तो बात है कि अब सब कुछ हो इसमें जो ये बात कर रहे हैं। तो पेनॉप्टिकन का आइडिया यही दिया गया था कि अब हम जैसे प्रिजन में होता है ना, कि सारे जेलर्स को, जेलर्स में जेलर एक होगा और या उसके दो सिपाही होंगे जो टावर पे बैठ के बस मॉनिटर करेंगे, वैसे ही सेम चीज बाहर हो रही है। अब कोई पुलिस वाला तो आ नहीं रहा है कि आपने ये देखने की आपने गाड़ी में बेल्ट लगाई है कि नहीं, लेकिन उसके बावजूद जब आप निकलते हो अपने घर के बाहर से या अपनी लोकेलिटी से बाहर निकलोगे जहां आपको लगता है कि अरे यहाँ तो मैं किसी को नहीं जानता, यहाँ पर तो बेल्ट लगानी पड़ेगी, तो आप ऑटोमेटिकली बेल्ट लगाते हो। सेम इज
कि हेलमेट नहीं पहना है, तो कुछ लड़के ऐसे करते हैं कि हेलमेट अपने आपने हाथ में पहन करके आप बाइक चला रहे हैं, लेकिन जब दिखा आगे कहीं पुलिस वाला है तो फिर उठा करके आपने हेलमेट पहन लिया। सेम इज द थिंग। ठीक है। द पॉइंट इज कि हम लोग ऐसा करते हैं क्यों? क्योंकि हमको डिसिप्लिन करने का तरीका है, जबकि आप ये देखोगे कि कितने लाखों लोगों को मॉनिटर करने के लिए कितने कम पुलिस वाले हैं। आपकी सिटी में पुलिस वाले बहुत कम होंगे और पॉपुलेशन इतनी ज्यादा होगी, उसके बावजूद हम अपने आप को गवर्न करते हैं। ये गवर्नमेंट का एक यूज करने का तरीका है, पावर को यूज करने का तरीका है, मतलब ऐसे बताने की कोशिश इसमें की जा रही है। तो थोड़ा सा समझते हैं, मॉडर्न को थोड़ा रिवाइज करते हैं। मॉडर्न में हमने देखा था कि रिलीजन था। मॉडर्न में रिलीजन के बेसिस पे ही अथॉरिटी इम्प्लीमेंट की गई थी। ये बिलीव किया जाता था कि जो भगवान होते हैं उनको उन्हीं के बेसिस पे ये पूरा वर्ल्ड है वो ऑर्गेनाइज किया गया है। इसीलिए ये समझा जाता था, लोग ये समझते थे कि जो लोग चर्च जैसे चर्च के फादर्स हैं, जो लोग टेम्पल के प्रीस्ट हैं, पंडित हैं, जो लोग, वो लोग जो हमको बोलेंगे वो यानी भगवान को समझते हैं। इसीलिए जो वो लोग बोलेंगे हमको वो करना पड़ेगा। तो हम ये किया करते थे पहले। ऐसे ही जब मॉडर्निटी आई, जब साइंस आया, तो साइंस ये बताता है हमको कि यूनिवर्स कुछ फंडामेंटल पार्टिकल से बना है, जिसको हम ऑब्जर्व कर सकते हैं, जिसको हम वेरीफाई कर सकते हैं कि ये पार्टिकल्स हैं। एंड ये किससे पता चलेगा हमको? कौन बताता है हमको? साइंटिस्ट बताते हैं। हमको तो नहीं पता है, हम तो पढ़ते हैं कि साइंटिस्ट ने ये बताया, तो हम तो मान लेते हैं कि अच्छा अच्छा अच्छा, ये साइंटिस्ट प्रूव कर चुके हैं तो ये तो सही चीज बोली है फिर तो। अरे यार अच्छी चीज है, मतलब साइंटिस्ट ने ये चीज निकाल दी। ऐसा सोचते हैं ना हम लोग कि साइंस प्रूव कर चुकी है, ऐसा बोलते हैं तो हम उसको मान के उसको फॉलो करने लग जाते हैं। तो ये हुआ मॉडर्न का मतलब। पहले गॉड के बेसिस पे भी जब जब जो टेम्पल वाले प्रीस्ट थे, जो चर्च के फादर्स थे, वो बोलते थे तो हम फॉलो करते थे। जब साइंस आई तो साइंटिस्ट जो बोलते हैं वो आज हम फॉलो करते हैं। ऐसे ही आता है पोस्ट मॉडर्न। पोस्ट मॉडर्न में बोलते हैं कि कोई एक बिलीफ नहीं है अथॉरिटी का। ये ऐसा क्यों बताने की कोशिश की गई है? मैं आपको क्यों बता रही हूँ इतनी सब चीजें पोस्ट मॉडर्निज्म की? क्योंकि जब हम पावर की बात करेंगे तो हम ये बोलते हैं पावर किसके पास में होती है ना? स्टेट के पास में पावर है कि इंडिविजुअल के पास में पावर है, लोगों के पास में पावर है या स्टेट के पास? पूरा डिबेट चलता है। कार्ल मार्क्स बोलते हैं कि बुर्जुआजी क्लास के पास में पावर है। हॉब्स बोलते हैं कि पावर स्टेट के पास में होनी चाहिए अगर लोगों को अपनी जान बचानी है तो। जॉन लॉक बोलते हैं कि नहीं नहीं, पावर तो लोगों के पास में रहेगी, लेकिन क्योंकि इनकन्वीनियंसेस है तो थोड़ी बहुत आप डेलीगेटेड पावर दे सकते हो स्टेट को। तो ये जो चीजें चल रही हैं, उसी चीज में पोस्ट मॉडर्न बोलते हैं कि कोई एक सिंगल सोर्स ऑफ अथॉरिटी नहीं है। समझे? कोई एक सिंगल सोर्स ऑफ अथॉरिटी नहीं है। कोई भी सिस्टम ऑफ नॉलेज अथॉरिटी आप पे डाल सकता है। कुछ लोग भगवान को मान करके क्राइम नहीं कमिट करते, कुछ लोग लॉस के डर से क्राइम कमिट नहीं करते, कुछ लोग भगवान को मानते ही नहीं है लेकिन उसके बावजूद क्राइम कमिट नहीं करेंगे, क्योंकि वो सोचते हैं कि ये चीज गलत है उनके अकॉर्डिंग। क्योंकि जैसे हम लोग खुद ही सोचते हैं ये चीज कि मान लो आजकल लोग एथिस्ट ज्यादा हैं, मंदिर कम जाते हैं, पूजा कम करते हैं। सो सेम चीज है हमारी पोस्ट मॉडर्न में कि कोई एक बिलीफ नहीं है। देयर इज नो बिलीफ इन अथॉरिटी ऑफ एनी सिस्टम ऑफ नॉलेज। कि जो भी, चाहे साइंस हो, चाहे रिलीजन हो, चाहे कोई हो, किसी के पास में एक देयर इज नो बिलीफ इन, दे डू नॉट बिलीव इन अथॉरिटी ऑफ दैट पर्टिकुलर थिंग। क्योंकि ये सभी के क्लेम्स को रिजेक्ट करते हैं कि जैसे गॉड बोलते हैं, पंडित बोलते हैं कि हम तुमको सच्चाई बता रहे हैं बालक, तुम कल को आईएएस बन जाओगे, तुम बस जाकर के यहाँ पर अपनी माता को, अपने पिताजी को लेकर के जाओ और यहाँ पर जाकर पूजा करके आओ सावन के महीने में, लेट्स से दैट। तो उनका ये कहना होगा कि ये 100%
100% ये सच हो जाएगा, आप जाके ये करके आओ, वो 100% एब्सोल्यूट के साथ बताते हैं। तो हम तो अब क्योंकि हम लोग रैशनैलिटी में हैं, तो हम लोग क्या सोचते हैं रैशनैलिटी के हिसाब से कि अरे पंडित मतलब क्या झूठ बोल रहा है। अब सेम चीज अब साइंस में बोली जाती है कि आप मेहनत करोगे, आप ये करोगे तो आप जरूर पा जाओगे, है ना। मेहनत करोगे 10%, आप रोज 10 घंटे पढ़ाई करो, पूरी फुल कंसंट्रेशन के साथ पढ़ाई करो, आपको मिल जाएगा। लेकिन उसके बावजूद भी क्या होता है, जो लोग ये सब करते हैं उसके बावजूद भी ऐसा हो जाता है कि उनके 10 नंबर कम रह जाते हैं फाइनल लिस्ट में, या 15 नंबर कम रह जाते हैं, कईयों के 1 नंबर में मिस हो जाता है, तो वहां लक काम करता है। अच्छा, ऐसे भी स्टूडेंट्स होते हैं जिन लोगों के स्कोर बहुत हाई होता है, प्री में मेंस में बहुत आगे होता है, लेकिन आगे जाकर के जब इंटरव्यू में वो होते हैं तो इंटरव्यू के मार्क यहाँ इन मार्क्स में मार्क खा जाते हैं। जहाँ दूसरों को 45 मिल रहे होते हैं इंटरव्यू में, उनके यहाँ पर स्कोर कम होता है प्री और मेंस में, लेकिन उनको इंटरव्यू में मान लो आउट ऑफ 45 मिला, किसी को इंटरव्यू में सिर्फ 20 देंगे और उसके प्री और मेंस में बहुत ज्यादा होंगे। तो लक फैक्टर अभी भी आया ना कहीं पे, यानी साइंस भी एब्सोल्यूट ट्रुथ नहीं बता रही है। हाय ऋषभ, आपको शुरुआत से शुरू करनी होगी, फर्स्ट लेक्चर से देखना शुरू करना होगा ये पूरा कोर्स। हम इस कोर्स के पेपर 1 सेक्शन ए के बिल्कुल मिड में हैं, तो आप अभी इसे अगर कनेक्ट करने की कोशिश करेंगे डिफिकल्टी होगी। पहले लेक्चर से शुरू कीजिए, ठीक है। सो यानी ये लोग रिजेक्ट करते हैं, पोस्ट मॉडर्न बोलते हैं कि कोई एब्सोल्यूट ट्रुथ नहीं है, ना तो आपको पंडित सच बता रहा है, ना ही आपको वो लोग बुर्जुआजी क्लास जो ये बोलते हैं कि मेहनत करो, ठीक है, ना तो वो सच बता रहे हैं। लक भी तो काम करता है किसी किसी के साथ में, वरना लोग मेहनत करते हैं, और लोग इतनी मेहनत करते हैं जितनी मेहनत शायद उन लोगों ने भी नहीं की होगी जिनके जिनकी किस्मत साथ दे गई उनका। तो अल्टीमेटली वी डोंट नो कि ये किस्मत किस चीज पे क्या बेसिस है, कैसे साथ देती है। दैट मीन्स देर इज नो फैक्टर जिसको आप एब्सोल्यूट बना करके बता सको कि ये चीजें फॉलो करोगे तो आपका हो जाएगा, यू नेवर नो। हमेशा अनप्रिडिक्टेबिलिटी रहती है, इसीलिए बोला जाता है कि दैट लाइफ इज अनप्रिडिक्टेबल, ठीक है। सो यानी पोस्ट मॉडर्न जो स्कॉलर्स हैं वो ये बिलीव करते हैं कि कोई एक फंडामेंटल प्रिंसिपल नहीं है, यूनिवर्स केओस में है, डायनेमिक है यूनिवर्स, स्टैटिक नहीं है। इसीलिए जो भी नॉलेज आपके पास में आज है, जो भी आप सोच रहे वो प्रोविजनल है, एब्सोल्यूट नहीं है। फंडामेंटल नॉलेज नहीं है किसी के पास में, आपके पास में प्रोविजनल नॉलेज है, थोड़ी बहुत नॉलेज है जो आपके मुताबिक आपको लगता है कि सही है। तो यानी परमानेंट नॉलेज किसी के पास नहीं है। आज जो आपको परमानेंट लग रहा है हो सकता है आगे जाकर के वो बिल्कुल बेसिस ही खत्म हो जाए। जैसे आज हम बैठ करके आज के जमाने में 1,000 साल पहले जो लोग भगवान को माना करते थे, 1,000 साल क्या काफी टाइम, अभी 1,000 साल तो हुए भी नहीं है, 15th सेंचुरी तक जो लोग भगवान में मानते थे, भगवान के नाम पे सारे डिसीजन लेते थे, आज हम उन लोगों को सोच करके बोलते हैं कि वो लोग कितने बेवकूफ थे, कि मतलब ऐसी चीजें उन लोगों ने फॉलो की, क्या सोच के फॉलो की, उनको दिमाग नहीं था उनका अपना। हम ये सोचते हैं, जबकि हो सकता है हमारे आने वाली जनरेशन आज से 500 1000 साल बाद हमको बोले कि कितने बेवकूफ लोग थे, कि जब उनको पता था कि फॉसिल फ्यूल्स आपके पास में लिमिटेड है, उसके बावजूद ये लोग यूज कर रहे हैं, समझे। ये भी बोला जा सकता है, सेम चीज हम लोगों को बेवकूफ बोला जा सकता है। तो अल्टीमेटली एवरीथिंग इज प्रोफेशनल, उनके टाइम पे कोई और डिस्कोर्स रहेगा हो सकता है। तो यानी एक सच कहीं नहीं मिलेगा आपको, मल्टीपल सच है इस पूरी दुनिया में। हम जिसको सच मान लेते हैं, हम उसको सच मानते हैं जो मेजोरिटी के लोग बिलीव करते हैं। तो यानी ट्रुथ एब्सोल्यूट नहीं होता, ट्रुथ मेजोरिटेरियन होता है। अगर 50 बंदों में से 40 लोग मानते हैं उस चीज में तो वो सच बन जाएगा। दैट मीन्स जो भी हमारी अंडरस्टैंडिंग है सच को लेकर के, वहां से पावर पता चलती है, किसकी पावर, मेजोरिटी की पावर। तो यानी मिशेल फुकॉल्ट इसीलिए बोलते थे कि नॉलेज इज पावर। क्या बोलते थे, नॉलेज इज पावर। नॉलेज इज पावर का मतलब क्या होता है, अगर आप मेजोरिटी लोग को
मान लो आप 70% लोगों को दुनिया में कन्विंस कर दो किसी चीज के लिए, तो सारी पावर आपके हाथ में आ जाएगी। नॉलेज इज पावर। नॉलेज मतलब मेजॉरिटी को आप ये बता दो कि हाँ ये चीज सही है। समझे? सो दैट इज नॉलेज इज पावर। अभी इसको टेक्निकल में नहीं बताया है, बहुत ही बेसिक लैंग्वेज में, लेमैन लैंग्वेज में मैंने आज आपको ये टॉपिक समझाया है, पोस्ट मॉडर्निज्म स्पेशली, क्योंकि पावर का टॉपिक इतना डिफिकल्ट नहीं है, पोस्ट मॉडर्निज्म ज्यादा इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। तो हेट्रोसेक्सुअलिटी को, जो आपस में जो हस्बैंड वाइफ शादी करते हैं, उसको नॉर्मल माना जाता है, होमोसेक्सुअलिटी को अब नॉर्मल माना जाता है, क्योंकि मेजॉरिटी लोग हेट्रोसेक्सुअल है। तो नॉलेज इसीलिए प्रोविजनल होती है। जिस दिन मेजॉरिटी होमोसेक्सुअल बन जाएगी, उस दिन हमारी जो नॉलेज है हेट्रोसेक्सुअलिटी को देखने की, वो बदल जाएगी। तो यानी मेजॉरिटी जो आज के टाइम पे देखोगे, मेजॉरिटी लोग स्पेशली जो पार्लियामेंटेरियंस हैं, जितने लोग पार्लियामेंट में बैठ करके लॉज बना रहे हैं, जितने भी पार्लियामेंटेरियंस हैं, क्योंकि मेजॉरिटी सारे के सारे जो पार्लियामेंटेरियंस हैं वो हेट्रोसेक्सुअल हैं, इसीलिए हम देखेंगे कि ये लोग होमोसेक्सुअलिटी को, ये लोग एबनॉर्मल मानते हैं, पागलपन मानते हैं। ठीक है? ना तो पार्लियामेंट में वेमेन को इतने अच्छे से रिप्रेजेंटेशन है, ना ही होमोसेक्सुअल्स या ट्रांसजेंडर्स को है, इसीलिए ऐसे लॉज बनाए जाते हैं जो कि मैन पॉइंट ऑफ व्यू से होते हैं। मैन पॉइंट ऑफ व्यू से लॉज बनाए जाते हैं, यानी वो लॉज बनाए जाते हैं, उनके पर्सपेक्टिव से बनाए जाते हैं जो पावर में है, इनके पर्सपेक्टिव से बनाए जाएंगे जो कि डोमिनेंट है, दोज हु आर इन पावर। तो यानी अब देखो कौन से ज्यादा, सबसे जो आइडियोलॉजी हमने पढ़ी, कौन सी आइडियोलॉजी ज्यादा डेमोक्रेटिक है? विच इज मोर डेमोक्रेटिक? पोस्ट मॉडर्निज्म बहुत डेमोक्रेटिक है। क्यों? पोस्ट मॉडर्निज्म सबको इंक्लूड कर रही है, चाहे आप बुर्जुआजी क्लास हो, चाहे आप वर्किंग क्लास हो, चाहे आप मैन हो, वेमेन हो, होमोसेक्सुअल हो, ट्रांसजेंडर हो, सभी को इंक्लूड करके एक व्यू, एक फिलॉसफी दी गई है, दैट इज पोस्ट मॉडर्निज्म। दैट इज पोस्ट मॉडर्निज्म। और कौन कौन फॉलो है, इसके फॉलोअर्स हैं, कौन कौन एक्सपोनेंट हैं इसके? पहला मैंने आपको नाम बताया था, लियो टार्ड। दूसरे हैं मिशेल फुको, एंड एक और है डेरिडा, वेरी इंपॉर्टेंट नेम। डेरिडा बोलते हैं कि किसी भी किताब को अगर आपको पढ़ना है, उसको मल्टीपल टाइम्स पढ़ो। डेरिडा डबल रीडिंग बोलते हैं, किसी भी चीज को पढ़ो तो डबल बार पढ़ो, आपको डिफरेंट डिफरेंट मीनिंग समझ में आएंगे। हो सकता है किसी ने लेटर लिखा है आपको, इमोशनल होकर के लिखा हो सकता है गुस्से में लिखा हो, तो उसको 2 बार पढ़ो। जब 2 बार पढ़ोगे तो डिफरेंट इमोशन से पढ़ पाओ, समझ पाओगे, तब ज्यादा अच्छे से आपको और क्लैरिटी आएगी, और सोच पाओगे कि क्या लिखा है, कैसे लिखा है, किस कॉन्सेप्ट में लिखा है। तो लियोटार्ड जो है, जो एक्सपोनेंट है पोस्ट मॉडर्निज्म के, लियोटार्ड बोलते हैं इज वेरी क्रिटिकल ऑफ मेटा नैरेटिव्स। मेटा नैरेटिव्स को लेकर के काफी क्रिटिकल हैं कि अलग अलग नैरेटिव्स हैं वर्ल्ड में, हर कोई स्टोरी टेलर है, हम लोग अलग अलग बातें कर रहे हैं, लेकिन जो मेजोरिटी लोग जिस पे मानते हैं उसको ट्रुथ मान लिया जाता है। तो ट्रुथ अल्टीमेट नहीं है, ट्रुथ एब्सोल्यूट नहीं है। ऐसे ही मिशेल फुकॉल्ट है, इनका, इन्होंने कॉन्सेप्ट दिया था, कॉन्सेप्ट ऑफ डिस्कोर्सेस, कि सच बताने का तरीका है। तरीका ऐसा होता है सच बताने का कि आधा सच बताओ और आधा छुपा लो। अब आपको ये तो बता दिया कि यू नो मैगी 2 मिनट में बन जाती है, ऐसा बता दिया आप लोगों को कि मैगी, भूख लगी है मैगी खाओ, टेस्टी यमी सब कुछ बता दिया, लेकिन अल्टीमेटली ये चीज पूरी नहीं बताई कि मैगी को बनाने से पहले वो प्रिपरेशन करनी होती है, आपको पानी उबालना होता है, आपको उसमें मसाला डालना होता है, या अगर आपको वैसे वाली मैगी बनानी है जैसी आपको टीवी में दिखाई जाती है,
वो नहीं बताते हैं। ये नहीं बताते हैं कि मैगी फास्ट फूड में आती है। ये नहीं बताते हैं कि मैगी में कितनी कैलोरीज होती हैं। ये नहीं बताते हैं कि अगर ज्यादा कंज्यूम करोगे तो इससे ओबेसिटी होगी, है ना। ये चीजें बिल्कुल नहीं। ये भी नहीं बताया जाता है कि न्यूट्रिशनल एस्पेक्ट क्या है उसका। ये न्यूट्रिशनल नहीं है, कभी नहीं बताएंगे। बस वो ये बोलते हैं कि यमी है और ऐसी चीजें हैं। तो यानी जो भी चीज आपको बताई जाती है, जो भी सच आपको बताया जाता है, जो भी बताने का तरीका होता है, तरीका ही ऐसा होता है कि आधी बातें आपको 1% बता दी और 99% छुपा ली उसकी सच्चाई। सो दैट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ डिस्कोर्सेस। ऐसे डरीडा डीकंस्ट्रक्शन की बात करते हैं। डीकंस्ट्रक्शन यानी किसी भी चीज को अगर आपको समझना है, डीकंस्ट्रक्ट करना है, तो उसको डबल रीड करो, अच्छे से समझो। बार बार रीड करोगे तो आप उसको अच्छे से समझ पाओगे। मतलब किसी भी चीज को देखने का नजरिया 2-3 बार देखो उस चीज को। ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक ही नजरिए से देख करके आप बस उस पर सेट कर दो कि नहीं ये चीज गलत है, तुमने मेरी मर्जी के खिलाफ ये किया क्यों। ऐसे करके, जैसे होता है ना कि आपके पेरेंट्स होते हैं बहुत, आपने कोई स्टेप उठाया सोच समझ करके या अपनी इंडिविजुअलिटी के अकॉर्डिंग, सो दे विल से कि नहीं हम तो इसमें एग्री नहीं करते हैं, यू शुड हैव आस्क्ड अस, और ऐसा कुछ। लेकिन ऐसा नहीं है कि ये बहुत एकदम से मतलब ऐसा थिंकिंग ले आए ये लोग कि मतलब इससे पहले एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा था और इनके आइडियाज के साथ में आने लगा ये आइडिया। कार्ल मार्क्स के आइडिया में भी हमको यही सेम चीज देखने को मिलती है, क्योंकि कार्ल मार्क्स क्या बोलते हैं। कार्ल मार्क्स ने फॉल्स कॉन्शियसनेस की बात की थी। कार्ल मार्क्स ने बोला था कि आज के टाइम पे जो हम सोचते हैं वो सच्चाई नहीं है, वो एक फॉल्स कॉन्शियसनेस है। जो आप रिलीजन के चक्कर में, नेशन के चक्कर में पड़े हुए हो, ये नेशन और रिलीजन के चक्कर में ये आपको पागल बना रहे हैं। तो ये आपकी कॉन्शियसनेस गलत है आपकी। तो पहले आपको समझने की जरूरत होगी रियलिटी को, कि जो वो बता रहे हैं वो सच नहीं है। सच कुछ नहीं होता है, कोई चीज सच नहीं होती है। हर किसी की, हर इंसान की अपने मुताबिक अपनी सोच होती है। आप दूसरे को एक्सप्लॉइट नहीं कर सकते। ऐसे ही ग्रामशी ने भी बात की थी हेजीमनी की। मैंने अभी बताया आपको कि ग्रामशी ने ये बोला था, जो बुर्जुआजी क्लास है हमारी, जो सोचने की क्षमता होती है, जो डिसीजन लेने की, हमको लगता है कि हमने डिसीजन लिया है, लेकिन वो डिसीजन वो हमसे मैन्युफैक्चर करवाते हैं। दे मैन्युफैक्चर दिस इन आवर माइंड कि हमको ये लेना है, एडवर्टाइजमेंट के थ्रू और मे बी बहुत तरीकों के थ्रू ये ऐसे करते हैं। ऐसे ही अल्थुजर ने भी इंटरपेलेशन का जो कॉन्सेप्ट दिया था कि आई लाइक कॉफी, ऐसा मुझे लगता है, आई लाइक कॉफी बट आई डोंट नीड इट। क्या हम कॉफी के बिना सरवाइव नहीं कर सकते? वी कैन सरवाइव विदाउट कॉफी। लेकिन बिकॉज मतलब आई लाइक इट क्योंकि सब पी रहे हैं, स्टारबक्स हर कोई जाता है क्या, ये सब चीजें ठीक है। सो उस चक्कर में हम भी करते हैं। हमको लगता है कि नहीं नहीं, स्टारबक्स, दुनिया बोलती है कि स्टारबक्स का नाम है, दुनिया बोलती है स्टारबक्स इज स्टारबक्स यार, तो हमको जाना चाहिए वहां पर। ठीक है। सो इंटरपेलेशन का कॉन्सेप्ट इसमें पूरा दिया गया और हेजेमनी के कॉन्सेप्ट से काफी सिमिलर है। और ये पूरी बात बताई जा रही है पावर के कॉन्सेप्ट में, इसलिए पढ़ रहे हैं हम क्योंकि ये थिंकर्स बोलते हैं कि पावर का कोई एक सोर्स नहीं है। जैसे एक सच नहीं है, वैसे ही पावर का एक सोर्स नहीं है। पावर इज एवरीवेयर। जैसे सच कहीं से भी हो सकता है, मतलब कोई एक पूरा सच नहीं है, ऐसे ही पूरी पावर भी किसी के पास नहीं है। पावर इज एवरीवेयर। अगर आपको लगता है कि सामने वाला जो जमींदार है उसके पास में पूरी पावर है, इसीलिए बेचारा गरीब किसान कुछ कर नहीं पा रहा है, तो गलत है। गलत है, क्योंकि पावर उस इंसान के पास में भी है, इट्स जस्ट दैट वो एक्शन नहीं ले रहा है उसके ऊपर। पावर हर किसी के पास में होती है। पावर कॉन्टिन्यूसली फ्लो कर रही है हमारी सोसाइटी में। आप अपने घर पे बैठे हो, आप बाहर जब बाइक चला रहे हो, गाड़ी चला रहे हो, या आप शॉपिंग कर रहे हो, आप कुछ भी कर रहे हो, आपके ऊपर पावर 24 घंटे एक्सरसाइज हो रही है। आप भी एक्सरसाइज करते हो पावर। आपका छोटा भाई बहन होगा तो आप उनके ऊपर अपनी पावर एक्सरसाइज करते हो, है ना। ऐसे ही आपके पेरेंट्स आपके ऊपर पावर एक्सरसाइज करते हैं, स्टेट उनके ऊपर पावर एक्सरसाइज करता है। तो हर कोई, हर दूसरा, हर मतलब हर इंसान किसी दूसरे इंसान के ऊपर पावर एक्सरसाइज कर रहा है, एट द सेम टाइम उसकी पावर से एक्सरसाइज भी हो रहा है। तो यानी
उसके जो दिमाग में फिट किया गया है कि वो जो जो गरीब किसान है वो वीक है, इसलिए वो कुछ नहीं कर सकता। वो इसलिए फिट किया गया है कि उसको लगता है कि ये सच है कि अगले के पास यार पैसा है, वो मानते हैं कि हाँ उसके पास पैसा है, उसके पास मतलब सच ही बोल रहा होगा या जो भी है, काइंड ऑफ थिंग जो भी है। तो पॉइंट इज पावर ऐसे एक्सरसाइज होती है। तो जब तक आप उसको क्वेश्चन नहीं करोगे, आपको पता होना चाहिए कि पावर इज एवरीवेयर। एक पोजीशन पे हम पावर को नहीं रख सकते कि सारी पावर स्टेट के पास में है, लोगों के पास में भी पावर है। तो ये कहने का तरीका था, क्योंकि अभी हम देखेंगे, अभी तो हम ना आगे पढ़ेंगे, जैसे अभी हम थिंकर्स पढ़ेंगे आगे, तो एक स्कॉलर आते हैं एलिटिस्ट स्कॉलर। एलीट स्कॉलर का कहना है कि इस पूरी दुनिया में कोई भी कंट्री में जाओगे, पावर हमेशा अमीर लोगों के पास में होती है। अमीर लोगों के पास में पावर होती है, जो अमीर लोग होते हैं वही सारे डिसीजंस लेते हैं। जैसे इंडिया में भी डेमोक्रेसी के नाम पे हमको लगता है कि हमारे पास में पावर है, जबकि हमारे पास में पावर नहीं है। हम लोग तो सिर्फ इलेक्शंस में इन्हीं एलीट क्लास को चूज करते हैं। क्या है, सारे एलीट क्लास का पार्ट है ये। एलीट या तो एक एलीट आएगा या दूसरा एलीट आएगा पावर में, लेकिन पावर में हमेशा एलीट ही आते हैं। तो गरीब इंसान कभी पावर में नहीं आएगा, ये एलिटिस्ट का कहना है। ऐसे ही दूसरे हैं, जैसे कि पावर अपीयर होती है, जब सब लोग अपनी पर्सनल स्फीयर में चले जाते हैं तो पावर डिसअपियर हो जाती है, ये कहती है हैना अरेंट। उनका अपना परसेप्शन है। लिबरल के अकॉर्डिंग पावर किसके पास होती है? लिबरलिज्म के अकॉर्डिंग पावर लोगों के पास में होती है। जॉन लॉक ने क्या बोला था कि लोगों के पास में पावर रहेगी, स्टेट के पास में तो डेलीगेटेड पावर है, असली पावर लोगों के पास में है। हाँ जी, अभी आ रही है आवाज? तो लिबरल्स के अकॉर्डिंग पावर किसके पास में होती है? लिबरल बोलते हैं कि लोगों के पास में पावर होती है, क्योंकि स्टेट के पास में जो पावर होती है वो सिर्फ डेलीगेटेड पावर है। ऐसे ही कार्ल मार्क्स बोलते हैं कि पावर तो बुर्जुआजी क्लास के पास में होती है। तो यानी अलग अलग थिंकर ने अलग अलग चीजें बोली। अब उसी में आगे मिशेल फुकॉल्ट आएंगे पोस्ट मॉडर्निस्ट थ्योरी में, और मिशेल फुकॉल्ट बोलेंगे कि पावर सभी के पास में होती है। तो अलग अलग थिंकर्स हैं, अलग अलग अपनी अपनी थ्योरीज दे रहे हैं। और मिशेल फुको बोलते हैं पावर इज एवरीवेयर, पावर हर जगह प्रेजेंट है। इसको फर्दर डिस्कस करेंगे आगे। आज सिर्फ पावर का स्टार्ट किया है हमने, एक डिबेट समझा, पोस्ट मॉडर्निज्म में आइडिया समझा हमने, पेनॉप्टिकॉन और ये सभी आइडियाज देखे हमने। फर्दर इसको एक्सप्लोर करेंगे कल, ठीक है? दिस इज इट फॉर टुडे। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय। हाँ जी, डाउट क्या है शुभम? Knowledge is power. Yes. नॉलेज इज पावर, और नॉलेज प्रोविजनल होती है। प्रोविजनल मतलब कोई भी फाइनलिटी नहीं है। नॉलेज तो आपके अकॉर्डिंग जो आपको ठीक लगे वो आपकी नॉलेज है। तो मतलब सभी के पास में होगी नॉलेज। तो जब नॉलेज इज पावर तो पावर इज एवरीवेयर। नॉलेज इज नॉट एवरीवेयर, सबके अकॉर्डिंग अपनी अपनी नॉलेज सब्जेक्टिव है ना सबकी। हाँ, ठीक है। ओके, दिस इज इट, थैंक यू वेरी मच। इसको आप अच्छे से पढ़ेंगे, थोड़ा पढ़ेंगे क्या, मैं अभी आपको नहीं दे रही हूँ पावर की पीडीएफ, लेकिन थ्योरीज ऑफ द स्टेट और मैंने फेमिनिज्म की आपको दी है, पहले उसको पढ़ के आओ, फिर आगे कवर करेंगे। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय।